हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग डिस्कस करेंगे लाल सागर के बारे में, रेड सी के बारे में। सिविल सर्विसेज में रेड सी से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, दोबारा से आपसे पूछे जा सकते हैं और पूरी चीज रेड सी से रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ी सी याद रखने वाली है। उसके बाद फिर रेड सी के बारे में और भी जो भी लोकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा। अभी सिर्फ पहले थ्योरी आप ध्यान में रखो, यानी कि रटने वाली चीज, याद रखने वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो अभी बताने जा रहा हूं, सबसे पहली चीज तो लाल सागर जो है, रेड सी जो है, इसे इरीथ्रियन सागर, इरीथ्रियन सी के नाम से भी जाना जाता है। और एशिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी स्थित है, राइट। और इंडियन ओशियन जो है, हिंद महासागर जो है, उसका समुद्री खाड़ी जल क्षेत्र ये हम लोग को देखने को मिलता है। सी वाटर इनलेट है ये इंडियन ओशियन का भी। ये सी वाटर इनलेट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले सिर्फ थ्योरी पहले ध्यान में रखो। और हमें देखने को मिलता है कि अफ्रीका और एशिया के बीच में है ये, जैसा मैंने आपको बताया। और इसके दक्षिण में हम लोग को, इसके साउथ की तरफ आप देखेंगे तो आपको बाब अल मंदेब स्ट्रेट आपको नजर आएगा। बाब अल मंदेब स्ट्रेट आपको इसके साउथ में नजर आएगा रेड सी के। उसके बाद आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा और बाब अल मंदेब स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन के बाद रेड सी जो है वो इंडियन ओशियन में जाकर मिल जाती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये लोकेशन थोड़ी ध्यान में रखो, बाब अल मंदेब स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन, राइट, अदन की खाड़ी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इसके नॉर्थ में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, सिनाई पेनिनसुला, राइट। सिनाई पेनिनसुला इसके नॉर्थ में है। और अकाबा की खाड़ी भी हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ अकाबा भी यहां पर है, राइट। और गल्फ ऑफ स्विस भी इसके पास हम लोग को नजर आता है, रेड सी के पास। स्विस कैनाल जो हम लोग को जो देखने को मिलती है, राइट, वहीं पर ही गल्फ ऑफ स्विस के पास। और अभी स्विस कैनाल से रिलेटेड याद आ रहा है, अभी क्वेश्चन मतलब यानी कि ये टॉपिक भी हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। एक जहाज जो था वो फंस गया था, राइट, बहुत दिन तक जहाज जो है वो फंसा रहा और उसके कारण से ट्रेड वगैरह भी हैम्पर हुआ था। पता है कि नहीं पता, अभी थोड़े समय पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि रेड सी रिफ्ट भी होती है, राइट। और वहीं पर ही ग्रेट रिफ्ट वैली भी हम लोग को देखने को मिलती है, लाल सागर रिफ्ट से होकर गुजरती है। यानी कि ये रेड सी जो कि ग्रेट रिफ्ट वैली का एक हिस्सा है, का एक भाग है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पर है तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सब पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि रेड सी को किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सी वाटर इनलेट क्या होता है, क्योंकि ये एक सी वाटर इनलेट है इंडियन ओशियन का, मतलब कि रेड सी का जो पानी है वो इंडियन ओशियन में जाकर मिलता है, तो सी वाटर इनलेट है ये।
इंडियन ओशियन का। इसके अलावा अफ्रीका और एशिया के बीच में है ये ध्यान में रखना। बाब अल मंदेब स्ट्रेट कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ एडन कहां पर है, सिनाई पेनिनसुला कहां पर है, गल्फ ऑफ अकाबा कहां पर है, गल्फ ऑफ स्विज या स्विज कैनाल की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। रेड सी रिफ्ट जो है इसकी ये हमें देखने को मिलती है, यानी कि रेड सी रिफ्ट से होकर ये गुजरती है रेड सी, और जो कि ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पर है, तो उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। डोंट वरी, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ पॉइंटर्स बता दिए क्या क्या ध्यान में रखना है। इसके अलावा पहले मैं आपको अब लोकेशन दिखाता हूं, उसके बाद आगे की और कुछ कंसेप्चुअल चीजें बताऊंगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। तो अफ्रीका के अंदर ये ग्रेट रिफ्ट वैली हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। रेड रिफ्ट वैली जो है उसी का ये हिस्सा है ग्रेट रिफ्ट वैली, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और रेड सी इसी रिफ्ट से होकर गुजरती है, राइट। तो ये अगर क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे यही पूछा जाएगा कि ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पर है, तो आपको थोड़ा सा अफ्रीका पता होना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर ग्रेट रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन प्लेट में ये आती है ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक। तो देखिए, मैप में हम लोग देख लेते हैं पूरी चीजों के बारे में भी, लोकेशंस वगैरह के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये देखो, अफ्रीका और एशिया के बीच में हम लोग को ये रेड सी देखने को मिलती है, ठीक है। रेड सी की लोकेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। और नीचे कमेंट बॉक्स पे जरा आंसर लिखकर बताइए कि कौन सी कंट्रीज रेड सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, जरा फटाफट लिखकर बताइए। इसके अलावा यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलता है रेड सी के नॉर्थ में गल्फ ऑफ अकाबा है। क्या है? गल्फ ऑफ अकाबा। और यहीं पर ही आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे साइड गल्फ ऑफ स्विज आपको नजर आएगा, और स्विज कैनाल यहीं पर ही ऊपर है, राइट, गल्फ ऑफ स्विज के। और मैंने आपको बताया था सी वाटर इनलेट है ये, तो आप रेड सी के आगे जाइएगा थोड़ा सा, तो जहां पर आपको गल्फ ऑफ एडन दिखाई दे रहा है उसके बीच में एक स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट को हम लोग बाब अल मंडब स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, राइट। बाब अल मंडब स्ट्रेट। तो क्वेश्चन अगर आ जाए बाल अब मंडल स्ट्रेट कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है ये, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो रेड सी का जो पानी है, राइट, समुद्र का पानी, ये किससे, ये स्ट्रेट से होकर गल्फ ऑफ एडन पर जाता है, और गल्फ ऑफ एडन से इंडियन ओशियन पर आकर मिल जाता है। तो ये सब आपको कुछ चीजें जो है वो इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, यानी कि ये सब जो चीजें होती है ना, मतलब ये लोकेशन वगैरह, तो ये पूरी चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और हमने एक चीज की बात करी थी सिनाई पेनिनसुला के बारे में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि सिनाई पेनिनसुला आपसे डायरेक्टली अगर पूछा है तो आप ध्यान में रखना कि इजिप्ट में ये सिनाई पेनिनसुला हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिस पर यूपीएससी थोड़ा सा जो है वो पूछती है। तो सैलिनिटी जो हम लोग को लवणता जो देखने को मिलती है लाल सागर की, रेड सी की, ये पूरे दुनिया भर की सैलिनिटी के एवरेज से ज्यादा है, ग्रेटर है। तो रेड सी की सैलिनिटी थोड़ी सी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 4% ज्यादा है, राइट। क्यों ज्यादा है? तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो रेड सी में हम लोग को ज्यादा नदियां नहीं देखने को मिलती, कि ज्यादा नदी आकर रेड सी पर मिलती नहीं है, राइट। ये इसमें नदियों की कमी है, राइट। तो सागर में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियों या धाराओं का अभाव हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। आपको पता है जो नदी जो होती है वो अपने साथ फ्रेश वाटर लेकर आती है। नदी का पानी जो होता है वो खारा नहीं होता, समुद्र का पानी खारा होता है। अब जब नदी का पानी अगर, यानी कि फ्रेश वाटर अगर समुद्र के पानी में नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि सैलिनिटी तो बढ़ी हुई नजर आएगी ही आएगी, राइट। खारापन तो हम लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बढ़ा हुआ ही आएगा। इसके अलावा इंडियन ओशियन के साथ इसका कनेक्शन काफी लिमिटेड होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी दूर है। इसके बाद आती है गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन के बाद फिर इंडियन ओशियन आती है। तो इंडियन ओशियन का पानी जो है वो इसके साथ डायरेक्टली मिक्स नहीं होता, राइट, इसके करीब नहीं है। और आपको बता दें इंडियन ओशियन की जो सैलिनिटी है वो कम है, राइट। तो इंडियन ओशियन का जब पानी इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी सैलिनिटी पर इंडियन ओशियन की सैलिनिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा इवेपोरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता है कि अगर आप कहीं पर मिलने की एक पानी में नमक रख दो आप, और फिर उस पानी को आप बॉईल करो, राइट, तो फिर क्या होगा, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके बाद नीचे नमक हो जाएगी। आपको पता है कि दांडी मार्च में गांधी जी ने यही तो किया था, नमक बना दिया था, राइट। पता है कि नहीं पता? तो यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इवापोरेशन। यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इवापोरेशन होता है, पानी जो होता है वो ऊपर इवापोरेट करके चले जाता है, नीचे जो होता है वो खारा पानी बच जाता है। तो ये भी एक वजह है सैलिनिटी ज्यादा होने की। और यहाँ पर काफी कम बारिश होती है। अब बारिश में हम लोग को देखने को मिलता है फ्रेश वाटर होता है कि नहीं? खारा पानी तो नहीं होता ना बारिश का पानी खारा नहीं होता, फ्रेश वाटर हम लोग को देखने को मिलता है। तो बारिश का पानी जब यहाँ पर नहीं गिरेगा तो कहां से फिर सैलिनिटी जो होगी वो नॉर्मल होगी? नहीं होगी, सैलिनिटी हाई होगी ही होगी यहाँ पर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और उसके कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे, सिर्फ रटना नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर जो फैक्चुअल जो डेटा होता है रटने वाला, जैसे मैंने आपको पहले बता दी, ये लोकेशन कहाँ कहाँ पर, ये आप रट लो, थोड़ा ध्यान में रखना। बट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो कि आपको अच्छे से समझने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर खारा पानी बहुत ज्यादा है, उसके कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं। अब फैक्टर्स तो लिख दिए,
राइट। बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जो जिसका मैंने अभी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। तो इस तरीके से आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसको हमने काफी अच्छे से कवर किया। और रेड सी से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि कई बार रेड सी का टॉपिक हम लोग को न्यूज में लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार, राइट। क्योंकि स्विस कैनाल वाला भी जो टॉपिक था उसमें भी रेड सी का जिक्र था, है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको इस प्रकार से पता होनी चाहिए, राइट। तो ये था गाइस ओवरऑल पूरा टॉपिक जिसको बहुत अच्छे से हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस बात हो रही है बैसाखी फेस्टिवल के बारे में। तो बैसाखी फेस्टिवल के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, राइट, कि बैसाखी का जो फेस्टिवल है ये शुरुआत होती है हिंदू सोलार न्यू ईयर की। तो जैसे ही हिंदू सौर नववर्ष जो है उसकी शुरुआत होती है तो उस समय बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। बैसाखी बैसाख महीने के पहले दिन आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट। और यह सिख धर्म में एक ऐतिहासिक और धार्मिक त्योहार है, एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस फेस्टिवल हम लोग को सिख धर्म का ये देखने को मिलता है बैसाखी। तो इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। और आपको बता दें ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन ने 1100 से ज्यादा वीजा सिख पिलग्रिम्स के लिए, जो सिख तीर्थ यात्री जो हैं उनके लिए इशू किए हैं। पाकिस्तान ने 1100 से ज्यादा वीजास, राइट, सिखों के लिए इशू किए हैं, राइट, जैसे कि सिख लोग जो है वो एनुअल बैसाखी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल के जो फ्रेमवर्क्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, कि जो रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं, जो तीर्थ स्थल जो होते हैं, धार्मिक तीर्थ स्थल, राइट, तो उसकी यात्राओं के लिए जो ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है इस इंडिया पाकिस्तान प्रोटोकॉल के तहत। तो बताया जा रहा है कि इस प्रोटोकॉल के तहत काफी भारी मात्रा में जो सिख पिलग्रिम्स जो हैं, सिख तीर्थ यात्री जो हैं, ये पाकिस्तान के काफी सारे प्लेसेस पर हर साल विजिट करते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और काफी सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पर समय समय पर सिख पिलग्रिम्स जो है वो, और इवन हिंदू पिलग्रिम्स ऑल्सो, ये पाकिस्तान में जाकर विजिट करते हैं। तो इसलिए अभी ये पाकिस्तान ने 1100 से ज्यादा वीजा जो है वो सिख पिलग्रिम्स के लिए इशू किए थे। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है ज्ञान वापी मस्जिद से रिलेटेड, आपसे पूछा जा सकता है। अभी बताया जा रहा है कि एक लोकल कोर्ट जो वाराणसी के अंदर हमें देखने को मिल रही है, इसने डायरेक्शन दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सर्वे कंडक्ट करे ज्ञान वापी मॉस्क का, ज्ञान वापी मस्जिद का एक सर्वे कंडक्ट करे, राइट। ये मस्जिद जो है ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलती है। और बोला गया है, डायरेक्शन दिया गया है लोकल कोर्ट ने वाराणसी की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि जो ये मस्जिद जो है ये पता लगाया जाए, ये मस्जिद जिस जगह पर है क्या उस जगह पर और कोई दूसरा रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ करता था क्या, या फिर क्या इस जगह को, यानी कि जिस जगह पर मस्जिद है, क्या इस जगह को किसी भी प्रकार से चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, इसको ऑल्टर किया गया है क्या। तो इसका पता लगाने के लिए लोकल कोर्ट ने एएसआई को कहा है। और आपको बता दें कि एक पिटीशन फाइल हुई थी जिस पिटीशन के अंदर डिमांड यही की गई थी कि ये ज्ञानवापी मस्जिद की जो जगह है, जो जमीन है, वो वापस से हिंदुओं को सौंप दी जाए। क्योंकि मान्यता यह है, कहा यह जाता है कि मुगल एम्परर जो औरंगजेब थे, इन्होंने क्या किया था कि पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसको हटाकर उसके कुछ हिस्सों को जो है वो गिरा दिया था, हटा दिया था, और उसकी जगह पर मस्जिद बना दी थी, मस्जिद बिल्ड कर दी थी। तो पिटिशनर ने यही डिमांड करी है कि उस जमीन को वापस हिंदुओं को सौंप दिया जाए। तो इस पर बेसिकली एक सर्वे करने के पर्पस के लिए लोकल कोर्ट जो है उन्होंने एएसआई को ये जो है वो निर्देश दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं कि वो वहां पर एक सर्वे कंडक्ट करके बताएं कि क्या उस जगह पर कुछ और चीज थी क्या, कोई और रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ करते थे क्या, राइट। तो ये था गाइस ये वाला टॉपिक ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वाराणसी पर ये मस्जिद है। और पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स की। हम लोग बात करेंगे अनामाया के बारे में। अनामाया के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अनामाया क्या है, तो बताया जा रहा है पिरामल फाउंडेशन एंड बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनके द्वारा समर्थित, सपोर्टेड ये अनामाया जो है एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव हम लोग को देखने को मिल रही है। आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग ये हमें देखने को मिल रहा है ये इनिशिएटिव। बताया जा रहा है कि भारत की जो जनजाति समुदाय हम लोग को देखने को मिलती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी जो हमारे इंडिया की है, राइट, तो उनमें स्वास्थ्य एवं पोषण यानी कि हेल्थ और न्यूट्रिशन की स्थिति को बेहतर करने के पर्पस के लिए काफी सारी जो अलग अलग सरकारी एजेंसीज जो हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं,
संगठन जो है उनके प्रयासों को एकत्रित करेगा ये इनिशिएटिव अनामया, राइट। तो दो चीज आप ध्यान में रखना। पहली चीज, अनामया इनिशिएटिव जो है वो किन किन के लिए है? ये इनिशिएटिव ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है। और ट्राइबल कम्युनिटीज में किस पर्पस के लिए है? तो ट्राइबल कम्युनिटीज में हेल्थ और न्यूट्रिशन के उनके स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव है, जिसमें अलग अलग एजेंसी हेल्थ और न्यूट्रिशियस स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए काम करेगी ट्राइबल ग्रुप्स के, राइट। और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये जनजातीय समुदायों में, ट्राइबल ग्रुप्स में रोकी जा सकने वाली मौतों, यानी कि जो प्रिवेंटेबल डेथ्स जो हैं उनको खत्म करने पर फोकस करेगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इनिशिएटिव के बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब गाइस, इटली के एक मुद्दे के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस मुद्दे को मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कवर करा चुका हूं, और ये टॉपिक जो है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये 2 से 3 बार पिछले 1 साल में न्यूज में आ चुका है। और जो भी टॉपिक्स रिपीट होते हैं उनकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ध्यान से सुनना। तो इटली का एक इशू था, ये घटना 2012 की थी। इटली का एक जहाज था जिसका नाम था एनरिका लेक्सी। एनरिका लेक्सी नाम का इटालियन शिप था। ये हमारे केरला का जो तट है ना, यानी कि कोस्टल एरिया केरला का, तो उसके नजदीक आकर खड़ा हुआ था। अब आपको पता है कि इसकी समुद्र में मछुआरे जो होते हैं वो अपनी अपनी नाव को लेकर, बोट को लेकर जो है वो निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो इटली का जहाज खड़ा हुआ था केरला के तट के पास, और एक बोट थी मछुआरों की, ये इस जहाज के नजदीक आ रही थी। उनका उद्देश्य तो मछली पकड़ने का था। अब ये जहाज वहां पे खड़ा हुआ था और उसी के पास में इनका स्थल था, रीजन था, जहां पर ये जाल बिछाते हैं अपना मछली पकड़ने के लिए। तो ये अपना जाल बिछाने के लिए आ रहे थे। अब क्या लगा, इटली के जहाज में जो नौसैनिक थे, राइट, यानी कि 2 नौसैनिक थे। इनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम ध्यान में रखना। जेरोने और लटोरे नाम के 2 नौसैनिक थे। इनको ऐसा लगा कि ये लुटेरे आ रहे हैं इनकी तरफ, समुद्री लुटेरे हैं, समुद्री डाकू हैं। बट वो तो फिशरमैन थे, वो तो मछुआरे थे। अब इनको पता नहीं था इटालियन यानी कि ये जो नौसैनिक थे उनको। तो इन्होंने अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया उनकी बोट पर, और इसके कारण 2 मछुआरों की मौत हो गई। तो तुरंत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और इनको अरेस्ट कर लिया। 2 मछुआरों की हत्या के आरोप में इनको अरेस्ट कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा। अब इनका केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है, और ये 2012 से केस चल रहा है। अभी सरकार का कहना यह है कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई खत्म की जाए, राइट, यानी कि जजमेंट जो है वो उसका जल्दी से जल्दी दिया जाए और केस जो है वो उसको खत्म किया जाए, बंद किया जाए केस को, क्योंकि पेंडिंग केस है काफी समय से, राइट। तो ये चीज थी। और आपको एक और चीज बता दें कि एक वर्चुअल हियरिंग भी हुई थी, यानी कि इस पर सुनवाई भी हुई थी अगस्त में पिछले साल। उस समय हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही थी कि जब तक अच्छा, यानी कि पर्याप्त मुआवजा, जब तक कंपनसेशन परिजनों को नहीं मिल जाता है, मृतक के, यानी कि जिन लोग की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को जब तक कंपनसेशन नहीं मिल जाता है, फेयर और पर्याप्त कंपनसेशन, तब तक मामला जो है वो बंद नहीं होगा। तब तक फाइनल जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाएगी। ये तभी सुनाएगी जब पूरे अच्छा मुआवजा, यानी कि पर्याप्त मुआवजा मृतक के परिजनों को नहीं मिल जाता तब तक। तो ये चीज जो है वो कही थी। और आपको बता दें, मतलब हमारी सरकार को कहा गया था कि मतलब बात करी जाए, यानी कि इटली के साथ, कि मुआवजा जो है वो देना है, क्योंकि इटली का ये पूरा इशू था। इटली के जो मरीन्स जो थे, यानी कि जो नौसैनिक जो थे, उन्होंने हत्या करी थी। तो इटली से बात करने के लिए कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार को कि इटली से बात करते रहिए और बोलिए उनको कि मुआवजा जो है वो दिया जाए मृतक की फैमिलीज को, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। और इस पर सरकार का क्या कहना था? तो 8 महीने पहले की बात थी, सरकार ने इन्फॉर्म किया हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुका है, यानी कि इंटरनेशनली भी मामला चल रहा था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये पूरा मुद्दा भी चल रहा था, इंटरनेशनल मतलब इसमें कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के अंदर मामला चल रहा था। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो फैसला सुनाया था उसको स्वीकार करना और उसका पालन करना जो है वो मैंडेटरी था इंडिया के लिए, कि इंडिया जो है वो बाध्य है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को फॉलो करने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है ये सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की, राइट। तो ये इंडिया सिग्नेटरी है। तो ऐसा एक्सप्लेन किया, मतलब हमारी सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुना दिया है, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो फैसला सुनाया था उसमें ये चीज कही थी कि जो इटालियन स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, मतलब कि हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते,
हमें उन ऑफिशियल को वापस इटली को सौंपना होगा, राइट। ये चीज कही पहली सरकार ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताई कि ऐसा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुना दिया है कि हमें जो है वो इन कैदियों को सौंपना पड़ेगा इटली को। और फैसले में ये था कि इटली भी जो है वो पूरे मामले की जांच करेगी प्रॉपर तरीके से, हर एक एंगल से, और मामले की जांच जो है वो इटली को करनी दी जाए, इंडिया को ना करने दी जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं जिसमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है सिग्नेटरी कंट्रीज को। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है, उसको आसान भाषा में मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपको याद आ रहा होगा अभिनंदन जी का केस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी तब उसके नेक्स्ट डे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे यानी कि हमारी बाउंड्री में, हमारी टेरिटरी में आ गई थी पाकिस्तानी एयरफोर्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उस समय उनको भगाने के लिए हमारे जो है वो एयरक्राफ्ट निकले थे उनके पीछे, और उसी बीच जो है वो जब मतलब आपस में लड़ाई लड़ी गई थी हमारे एयरक्राफ्ट्स की और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स की, तो उस बीच हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था पाकिस्तान के अंदर, और उस एयरक्राफ्ट में थे अभिनंदन जी, और वो पाकिस्तान यानी कि बॉर्डर के, हमारी इंडिया की बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में जाकर गिर गए थे। और फिर आपको याद रहा होगा कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने उनको बकायदा हमें सौंपा था। तो क्यों सौंपा था? क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऑफिशियल को अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट, हमारे सैनिकों को अरेस्ट नहीं कर सकता, तो उनको इम्यूनिटी दी हुई है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो इसी चीज के आधार पर पाकिस्तान ने जो है वो हमें वापस सौंप दिया। वैसे ही जो मतलब इटली के जो नौसैनिक हैं उन्हें हम लोग अरेस्ट करके हमारे पास नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ें समझा रही थी सरकार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझाया था इन सब चीज़ों के बारे में। तो जिसका भी एक आपको ज्ञान होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, राइट। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। अभी देखते हैं कि क्या इस पर आगे क्या सुनवाई होती है। बाकी ये पूरा मुद्दे के बारे में आपको मेनली पता होना चाहिए, ये पूरा मुद्दा था और इस मुद्दे में ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। अब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे फिल्म सर्टिफिकेट अपेलेट ट्राइब्यूनल की। बात हो रही है अपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। अपेलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है या फिर अपेलेट क्या होता है उसको मैं आपको समझाऊं। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति अगर केस हार जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो फिर वो किसको अप्रोच कर सकते हैं? ऑनरेबल हाई कोर्ट को। ऑनरेबल हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति हार जाते हैं तो वो किसको अप्रोच कर सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये अप्रोच जो की जा रही है यानी कि हायर अथॉरिटी के पास अपील जो की जा रही है उसको अपेलेट जो है वो कहा जाता है, राइट। और ये क्या है? फिल्म सर्टिफिकेट अपेलेट ट्राइब्यूनल, मतलब कि एक ऐसा ट्राइब्यूनल है जहां पर जो दूसरे जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं यानी कि दूसरी जो कोर्ट होती है उसके फैसले के विरुद्ध जो है वो यहाँ पर सुनवाई होती है या फिर यहाँ पर हियरिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को पता लगती है, इसके नाम से ही कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एबॉलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है फिल्म सर्टिफिकेट अपेलेट ट्राइब्यूनल को। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। ये 4 अप्रैल से लागू हुआ है। इसने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 को अमेंड किया है, इसमें संशोधन किया है, इसमें कुछ सेक्शंस को हटाया है, निरस्त कर दिया गया है, और जो वर्ड है ट्राइब्यूनल का उसको रिप्लेस करके हाई कोर्ट के साथ कर दिया है। मतलब कि अब अपेलेट अथॉरिटी जो होगी वो हाई कोर्ट होगी, ना कि ये ट्राइब्यूनल फिल्म सर्टिफिकेट अपेलेट ट्राइब्यूनल। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। फिल्म सर्टिफिकेट अपेलेट ट्राइब्यूनल जो कि अब बची नहीं है, समाप्त हो गई है, रद्द कर दी गई है, इसके बारे में भी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि ऐसी बॉडी जिसको एक कानून के थ्रू बनाया जाता है। तो इसको सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बनाया गया था और 1983 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी इस बॉडी की एक जनरल जानकारी। मेन कार्य क्या था इस बॉडी का? तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट के सेक्शन 5C जो हमें देखने को मिलता है उसके तहत जो भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का जो भी डिसीजन होता है उससे रिलेटेड अगर किसी भी के पास भी अगर कोई इशू आता है तो वो इस ट्राइब्यूनल में जाकर उस इशू के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करवा सकते हैं या केस फाइल करवा सकते हैं, राइट। इस ट्राइब्यूनल के अंदर हम लोग को एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड सेक्रेटरी होते हैं यानी कि IAS ऑफिसर होते हैं जिनको ये कार्य दिया जाता है। मतलब ये यानी कि जो बोर्ड जो होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, इसके डिसीजन के विरुद्ध जो है वो मतलब सुनवाई करने का। और ट्राइब्यूनल जो है उसका हेडक्वार्टर हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक से फैक्ट है इस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी इसको हटा दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि फिल्म मेकर्स जो है अब डायरेक्टली हाई कोर्ट को अचीव यानी कि अप्रोच कर सकते हैं जब भी ये चाहे तब, राइट।
यानी कि इनको इस यानी कि CBFC सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट जो है वो अपील करने के लिए इनको किसी दूसरे बोर्ड के पास नहीं जाना होगा, इनको डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं फिल्म मेकर्स। तो ये चीज़ है इसकी, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि एक फंड जो है वो सेटअप करने के लिए रेडी है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन एक फंड जो है वो सेटअप कर रही है। किस चीज़ के लिए? कि जो भी हांगकांग से जो माइग्रेंट्स हैं, यानी कि जो भी लोग हांगकांग से पलायन करके, हांगकांग से निकल कर जो भी लोग अगर यूके आना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फंड जो है वो सेटअप करने पर काम कर रही है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट 59 मिलियन US डॉलर या 43 मिलियन पाउंड का एक फंड जो है वो सेटअप कर रही है, जो कि मदद करेगी जो भी हांगकांग से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं, जो कुछ समय के लिए ब्रिटेन में आकर पनाह लेते हैं, तो उनकी मदद करेगी, राइट। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि आपको पता होगा कि हांगकांग भी एक समय पर ब्रिटेन के अंडर हुआ करती थी, और चाइना के अंदर वन कंट्री टू सिस्टम का रूल हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं, जिसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जो एक रूल हांगकांग में भी अप्लाई होता है। आपको पता होगा कि हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, राइट, या फिर टेरिटरी है चाइना के अंदर। इसके खुद के रूल्स, रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन इसका खुद का होता है। कुछ लिमिटेड चीज़ें जो होती हैं जिस पर डायरेक्टली कंट्रोल जो करती है वो चाइना करती है, डायरेक्ट कंट्रोल कुछ चीज़ों पर, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, राइट। बट इंटरनल अफेयर्स पर किसी भी प्रकार से मेनलैंड चाइना जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है हांगकांग के ऊपर। बट हाँ, कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि चाइना फोकस कर रही है कि हांगकांग को पूरी तरह से मेनलैंड चाइना के रूल्स, रेगुलेशन, लॉ में सम्मिलित कर लिया जाए। पूरी तरह से ये कार्य कर रही है, और इसी के कारण काफ़ी सारे जो लोग हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और जो भी लोग जो मतलब हांगकांग की पॉलिटिक्स के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, वो कई बार जो है वो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको चाइना जो है वो मार रही है। आपको पता होगा कि चाइना ये इस प्रकार की भी हरकत कर रही है कि जो भी, एक तो पहली बात तो ये हमेशा से ये चाइना के अंदर है कि जो भी चाइना के विरुद्ध जो बात बोलता है, हालांकि ये चीज़ ओपनली आती नहीं है, बट हाँ, ये इंटरनल कई सारी चीज़ों की खुफिया रिपोर्ट्स के थ्रू ये सब पता लग जाता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के थ्रू पता लगता है कि जो भी चाइना के अगेंस्ट बात करते हैं जो भी लोग, तो उनको चाइना मरवा देती है, राइट। जैसे उइघुर मुस्लिम्स है, उनको गायब कर रही है चाइना। ये भी एक केस हम लोग को देखने को मिला था कुछ समय पहले, याद आ रहा है कि नहीं? पूरी चीज़ मैंने आपको कवर कराई हुई है। तो वैसे ही कुछ इनका भी एक इशू है, राइट, कि जो भी लोग जो है वो अगर भाग रहे हैं हांगकांग को छोड़कर ब्रिटेन आना चाह रहे हैं, तो वो रह सकें प्रॉपर तरीके से ब्रिटेन में, तो उसके लिए ये फंड ब्रिटिश सरकार ने सेटअप किया है। और इवन बताया जा रहा है कि ये जो फंडिंग जो है वो उनके लिए भी रखी गई है जिनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट्स हैं, और जो कि एक प्रकार का स्पेशल वीज़ा हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो व्यक्ति हैं जिनके पास ये पासपोर्ट होता है, वो व्यक्ति ब्रिटेन के अंदर काम कर सकते हैं, उनको घर मिल सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि हांगकांग की जो जनता है 7.4 मिलियन की, तो उनमें से 5 मिलियन लोगों को सिटीजनशिप भी ऑफर करने के लिए कार्य कर रही है ब्रिटेन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। ये भी काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है, पिछले एक साल में कम से कम 4 से 5 बार ये टॉपिक आ चुका है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना। तो बताया जा रहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है, इसके कारण बताया जा रहा है कि 276 जो सुअर हैं, पिग जो हैं, मिजोरम के लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पर उनकी मौतें हो गई हैं, राइट, जान चली गई है। और बताया जा रहा है कि प्रिवेंटिव मेजर के पार्ट पर लोकल अथॉरिटीज़ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये किसी भी प्रकार के पिग्स का सप्लाई नहीं करेंगी, या फिर इवन दूसरे एरियाज से लोग जो है वो इस एरिया के, मिजोरम की इस डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास के एरिया से पिग्स को नहीं परचेज करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की हम लोग बात करें गाइस, तो ये एक हाईली कंटेजियस और फर्टाइल एनिमल डिजीज़ है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलने वाली, और इस डिजीज़ के कारण मृत्यु हो जाती है सुअरों की, वाइल्ड सुअरों की, वाइल्ड पिग की, राइट। और उनको हैमरेज फीवर हो जाता है, एक्यूट फॉर्म होता है इस हैमरेज फीवर का, वो उनको हो जाता है। और पहली बार अफ्रीका के अंदर 1920s में ये जो फीवर है डिटेक्ट हुआ था पिग्स का, राइट। और इसमें मॉर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो क्लोज टू 100% है। मतलब कि 10 सुअरों को अगर ये बीमारी होती है, तो आप ये कह सकते हो बहुत हाई चांसेस है कि 10 में से 10 सुअर मर जाए। एक आदमी बच गया तो उसकी किस्मत है, वरना 10 में से 10 मर जाते हैं। तो इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो क्लोज टू 100% बताया जा रहा है। और फीवर जो होता है उसका कोई इलाज नहीं है, और इकलौता इसका तरीका है फैलने का,
कि जानवरों को मार दिया जाए, राइट। अगर जानवरों को मार देंगे तो फिर ये फैलेगा नहीं, रुक जाएगा ये फीवर, राइट। तो ये वाली चीज़ है जिसकी एक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड। और एक और चीज़ कि ह्यूमन बींग्स को अभी तक ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमन को खतरा है इससे, अभी तक पता नहीं लगा, बट हाँ फिर भी जो है वो ह्यूमन को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अगर खतरा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के नहीं हो सकते, क्या पता हो जाए, राइट। तो इसलिए खतरा वैसे अभी तक कोई केस ऐसा ह्यूमन का नहीं आया कि ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हुआ है इससे, बट फिर भी एहतियात बरतना हमारा काम है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ एनिमल टू एनिमल जो है ये स्प्रेड होता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि आज की डेट में ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड जो इसका होता है, सीमा पार संक्रमण की इसकी जो क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ये फैलता है और कंट्री टू कंट्री यानी कि बॉर्डर टू बॉर्डर जो है ये फैलता है, स्प्रेड होता है। तो इसके कारण से बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में इसका खतरा जो है वो बढ़ गया है, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है और काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस प्रकार की डिजीज़ को कंट्रोल करना, रोकना, राइट, फूड सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए और हाउस होल्ड इनकम के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। गाइस, अब कोरोना वायरस का हम लोग को डबल म्यूटेंट स्ट्रेन देखने को मिल रहा है जिसका नाम रखा गया है B1617। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो डबल म्यूटेंट वायरस जो है ये साइंटिस्ट ने पिछले महीने ही इसका जो है वो नाम रखा था, इसको क्लासिफाई किया था B1617 के तौर पर, फॉर्मल तौर पर इसको हमें देखने को मिल रहा है कि इसका ये नाम रख दिया गया है। और ये जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का ये काफ़ी कॉमन है इंडिया के अंदर, और बताया जा रहा है कि हर एक स्टेट के अंदर बहुत मुसीबत ये वेरिएंट जो है वो पैदा कर रहा है। तो बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है ये वाला वेरिएंट, राइट। इसका जो कंटेजिबिलिटी जो इसकी है वो बहुत तेज़ी वाली हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि फैलने की क्षमता इसकी बहुत तेज़ है, राइट। और साथ ही साथ जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को ये टोटली जो है वो ख़त्म कर दे रहा है, यानी कि जो इम्यूनिटी जो होती है ना, जो एंटीबॉडीज़ वगैरह जो होती है उसको टोटली ख़त्म कर दे रहा है ये वाला वेरिएंट, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को इसकी बताई जा रही है। पहले इसको E484Q और L425R इसको नाम दिया गया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेज़ी से फैलता है इसका इन्फेक्शन, राइट। एंटीबॉडीज़ को पूरी तरह से ये समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है ये वाला वेरिएंट। और चिंता वाली बात यही है क्योंकि कुछ स्टडी के थ्रू ये चीज़ पता लग रही है कि ये कोरोना वायरस जो है वो टी सेल का रेजिस्टेंट है, मतलब कि टी सेल से इसको कुछ नहीं होगा, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था पहले भी इस चीज़ के बारे में, पूरा एंटीबॉडीज़ मैंने आपको कवर कराया था कि किस प्रकार से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार से वायरस को डिटेक्ट करता है और उस पर अटैक करता है। तो टी सेल्स जो होते हैं वो जाकर वायरस के ऊपर लग जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारी एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो टी सेल्स उस पर्टिकुलर वायरस पर जाकर चिपक जाते हैं। अब बताया ही जा रहा है, चिंता वाली बात यह है कि ये जो नया जो वेरिएंट सामने आया है, नया जो म्यूटेंट हम लोग को इस वायरस का देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली टी सेल रेजिस्टेंट है, मतलब कि टी सेल का इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि टी सेल भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, आसान भाषा में ये चीज़, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और मैंने आपको बता ही दिया कि वायरस वगैरह जो है उनको टारगेट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के पर्पस के लिए टी सेल्स मददकारी होता है। अब टी सेल ही इस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, उसको फंसा नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि और मुसीबत बढ़ जाएगी इस वायरस को कंट्रोल करने में। और देखिए अभी एट प्रेजेंट कितने ज़्यादा केसेस हम लोग को कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, और कई बार मैं थोड़ी सी अपनी बात भी करना चाहूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी मेरे नाना जी जो हैं वो गुजर गए हैं, वो भी हैं नहीं। 2 तारीख की बात थी, मैं भोपाल, आपको पता है मेरा होम टाउन भोपाल मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मैंने सुबह 5:30 बजे गाड़ी ड्राइव करी और 3 बजे तक मैं रायपुर पहुँचा दिया था मैंने अपनी फैमिली को, सभी लोग हम लोग गए थे गाड़ी में। तो 3 बजे मैंने यहाँ पर पहुँचाया और उसके बाद फिर मैं तब से यहीं पर ही हूँ। उसके बाद फिर ऑब्वियस ही बात है कि मम्मी जो है वो घर की बड़ी हैं और पूरा सब कुछ देख रेख हम लोग को करना है। जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, आपको पता ही है कि पूरे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, 13 दिन के तो रिचुअल्स रहते ही हैं। उस बीच में इलाहाबाद भी जाना पड़ता है, प्रयागराज में जाकर वो त्रिवेणी संगम जो होता है उसमें अस्थि विसर्जन वगैरह होती है, तो उसके लिए भी मैं गया था। अभी लगातार जैसे मैं अभी 2-2 दिन के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि क्या रहता है पूरी फैमिली मेम्बर सब साथ में रहते हैं और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए जो है वो लेक्चर्स वगैरह बनाना, अपलोड करना, और कनेक्टिविटी का भी इशू है यहाँ पर। बट फिर भी मुझे जैसे ही टाइम मिल रहा है गाइस, मैं वैसे ही मैं ये नहीं चाह रहा कि आपकी पढ़ाई जो है वो उसमें ब्रेक लगे, इसलिए जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है वैसे ही मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ।
और रेगुलर जो प्रीलिम्स स्पेशल का लेक्चर है वो तो कंटिन्यूअसली आ ही रहा है, बट थोड़ा सा टाइमिंग का इशू ये है क्योंकि यहाँ पर मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है मुझे, राइट। और बाकी मैंने आपको बताया ना, प्रयागराज में गया हुआ था तो पूरी ट्रैवलिंग मैंने ही करी, ड्राइव मैं ही करता हूँ। तो फिर यहाँ से करीब 650 किलोमीटर की दूरी पर है रायपुर से प्रयागराज, तो वहाँ पर मैं गया था, राइट। फिर वहाँ से वापस आया, एक दिन बस हॉल्ट करके वहाँ से वापस निकला हूँ। तो वो क्या रहा है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा कि लेक्चर वगैरह बनाने का, अपलोड करने का, और जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा भी टाइम मिल पा रहा है मैं तुरंत उसी समय आप लोग के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। बट रेगुलर लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीक से हो जाएंगे, क्योंकि अभी पता लगा है कि भोपाल में भी लॉकडाउन लग चुका है जहाँ पर मैं रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी केसेस बहुत हाई हैं, और रायपुर में भी इवन लॉकडाउन। इवन मैं तो वापस आ रहा था तो उस समय हम लोग को रायपुर के अंदर जब मैंने एंटर किया था तो कोई पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल ही नहीं दे रहा था। फिर वो मौसा जी की थोड़ी जुगाड़ थी तो उसके चक्कर में अपन को फिर भी मिल गया, तो अपन ने गाड़ी में फ्यूलिंग वगैरह भी करवा लिया है, वापसी को भी ध्यान में रखते हुए। और क्योंकि फिर पता लगे क्या स्थिति है कैसी, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भोपाल भी जाना है और पूरा लॉकडाउन भी लगा हुआ है। वैसे पूरी कलेक्ट्रेट से मैंने व्यवस्था वगैरह करवा ली है, जब यहाँ से निकलूंगा मैं तो पूरे ऑर्डर्स वगैरह लेकर ही निकलूंगा, बट फिर भी होता है ना कि कई बार रोका टोकी हो जाती है बीच बीच में, अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर लेक्चर में डिले हो रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैं कभी भी मेरी रेगुलरिटी में कभी छोड़ता नहीं हूँ। आप जानती हो जब भी कोई स्थिति जब खराब होती है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होता है, तभी उस समय मेरी रेगुलरिटी ब्रेक होती है। तो अगले हफ्ते से आपको रेगुलर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। मुझे भी पता है कि आपके भी शेड्यूल्स होते हैं, टाइम वगैरह प्लान होते हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, कोई भी न्यूज़ नहीं छूटेगी, पूरी चीज़ डिटेल में हर एक चीज़ अच्छे से समझाकर आपकी कवर कराऊंगा, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आपका एग्जाम निकले। और दूसरी बात, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वाला चैनल तो है नहीं कि बिल्कुल ही ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। तो ये तो आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो हालांकि मैंने कई बार अपडेट किया हुआ है स्टूडेंट्स को, बट पता नहीं क्यों जो है वो बार बार मेरे पास कंटिन्यूस मैसेज आते हैं कि सर क्लास रेगुलर क्यों नहीं हो रही। मैंने आपको जाने से पहले जिस दिन मैं गया था उसी दिन सुबह 4 बजे या 5 बजे के आसपास मैंने अपलोड कर दिया था, जैसी मुझे खबर मिली थी कि मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम के चैनल पर भी 2 तारीख को, और अपने कम्युनिटी टैब में भी कर दिया था, और फिर बताया भी हुआ है कि कुछ समय के बाद जो है वो मैं आ जाऊंगा। अब स्थिति ऐसी है, क्या करें, बट टेंशन मत लो, अगले हफ्ते तक मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है कि मैं वापस अपने वर्क प्लेस चला जाऊँ, और फिर आपको रेगुलर क्लासेस जैसे पहले मिलती आ रही थी वैसे ही मिलती रहे, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं आपकी क्लासेस कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, हमने देखा कि एक नया म्यूटेंट इस कोरोना वायरस का आ चुका है, और अभी केसेस आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वायरस म्यूटेट क्यों कैसे करता है, तो म्यूटेशन का मतलब सिंपल सा आसान सी चीज़ है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। हम लोग पहले जो है वो बंदर हुआ करते थे, पता है ना ये वाली बात तो आपको, एप्स हुआ करते थे, उसके बाद फिर हमारी पूंछ चली गई, राइट। फिर हम लोग जो है वो मॉडर्न ह्यूमन की तरह बन गए। तो ये क्या किया, ह्यूमन ने भी इवोल्यूशन किया। तो जो भी लिविंग बींग है इस धरती पर, इस दुनिया में जितनी भी लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो म्यूटेट करते हैं, उसमें इवोल्यूशन होता ही है। तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होती है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है डिफरेंसेस, चेंजेस होना जीनोम में, राइट। और म्यूटेशन जो वायरस के होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, ये इवोल्यूशन का ही पार्ट है, और हर एक लिविंग बींग के अंदर म्यूटेशंस हम लोग को, चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और वायरस जो है ये इवॉल्व होता है धीरे धीरे करके, और अभी ये एकदम तेजी से चेंज क्यों हो रहा है, ये कोरोना वायरस इतनी ज्यादा चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतने समय से देखते आ रहे हैं कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आ गया, राइट। कोरोना वायरस 2.0 हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें जो हो रही हैं, वो चेंजेस जो हो रहे हैं वायरस में, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहा है। तो ये वायरस ने ऑलरेडी लाखों की संख्या में लोगों को इन्फेक्ट कर डाला है, राइट। आप जान ही रहे हो, केसेस आपको पता ही है ऑलरेडी, पूरे दुनिया भर में हालत खराब है इस वायरस के कारण। तो क्या हुआ, इतने सारे लोग जब इन्फेक्ट हुए तो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी अलग है। अब वो वायरस जो है वो उनकी बॉडी से निकल के दूसरी पर जा रहा है, तो उनकी बॉडी में जब वो वायरस है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी बॉडी के साथ कनेक्ट करके उस वायरस ने अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लिए। फिर वो दूसरे की बॉडी में चला गया, फिर दूसरे की बॉडी के अंदर उसने चेंजेस को अडॉप्ट किया कुछ, और फिर तीसरे में गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, वायरस भी अपने आप चेंज होता जा रहा है। तो इतनी सारी संख्या में लोगों को जो इन्फेक्शन हुआ है इस वायरस का, तो ये भी एक वजह है कि ये वायरस के अंदर म्यूटेशन हम लोग को, चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे बातों को। तो ये वाली बात। कोविड की अगर हम लोग बात करें, SARS-CoV-2 की अगर हम लोग बात करें, इस केस की हम लोग बात करें, जो कि एक राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA हम लोग को वायरस देखने को मिलता है, राइट। और इसमें म्यूटेशन का मतलब जो होता है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं अरेंज मैनर में जो हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे DNA होता है, DNA के पूरे जीनोम्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि सेट ऑफ DNA जो होता है, जीनोम पूरे प्रॉपर तरीके से अरेंज रहते हैं। तो वैसे ही इसमें भी, RNA वायरस में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। अब जब वो अरेंजमेंट के अंदर हल्का सा भी चेंज होता है तो क्या होता है, ये वायरस का म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और म्यूटेशन जो RNA वायरस में हम लोग को तब देखने को मिलता है जब उसकी कॉपीज जो होती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, एक वायरस दूसरे में गया, फिर दूसरे से तीसरे में गया, तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर चेंजेस कर रहा है। वो अपने जो सीक्वेंस है जो बने हुए हैं उसके मॉलिक्यूल्स के, उसको चेंज कर रहा है वो,
राइट, दूसरे में जाकर। तो जब भी वो अपनी कॉपीज बना रहा है तो उस कॉपीज में चेंजेस हो रहा है। अरे बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारी शक्ल जो है, हमारे पेरेंट्स की जो शक्ल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। हम लोग अपने पेरेंट्स से ही बने हैं, है कि नहीं, सभी लोग। तो हमारे पेरेंट्स की शक्ल अलग है, हमारी शक्ल अलग है, हमारे बच्चों की शक्ल अलग होगी, उनके बच्चों की शक्ल अलग होगी। तो क्या हो रहा है, ये चेंजेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे ऑफस्प्रिंग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चेंजेस हो रहे हैं। वैसे ही ये वायरसेस जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये अपने, इसको आसान भाषा में समझो, जैसे जैसे अपने बच्चे पैदा कर रहा है, मतलब कि बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे इनके बच्चों में भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ह्यूमंस के बच्चों में जो चेंजेस आते हैं, राइट। तो वही वाली चीज है। तो जब भी अपनी कॉपीज बनाता है तो उस कॉपीज के दौरान उसमें कुछ एरर कर देता है, और यही एरर जो होते हैं वो म्यूटेशन का कारण बन जाते हैं, वायरस के अंदर चेंजेस का कारण बन जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये नए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसका नाम B1617 रखा गया है, राइट। अब आगे की बात करते हैं। सार्थक की यहां पर बात हो रही है, सार्थक प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है। तो ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले सार्थक का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्थक का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाम से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन का ये प्रोग्राम है, कि टीचर्स भी जो हैं उनको भी इस प्रकार से ट्रेन किया जाए कि वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करें, और स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। इसको लेकर ये सार्थक प्रोग्राम है। तो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड ये सार्थक प्रोग्राम है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ डायरेक्शंस, कुछ इंडिकेशंस, कुछ सजेशन जो है वो जारी किए हैं कि किस प्रकार से सार्थक जो प्रोग्राम है उसको स्कूल एजुकेशन पर्पस के लिए इंप्लीमेंट करना है, किस प्रकार से इस प्रोग्राम को, इस प्लान को इंप्लीमेंट करना है। तो उसके इन्होंने कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं। तो सार्थक क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसको लॉन्च किया गया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जिस चीज को हम लोग जानते हैं, 2020 की ये पॉलिसी है। इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका। अभी कुछ समय पहले भी हम लोग ने, मुश्किल से मेरे ख्याल से 15, 16, 17 दिन हुए होंगे, इसको दोबारा से रिपीट भी किया था अपन ने। तो ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसके जो गोल्स हैं उनके आधार पर इसको सार्थक प्रोग्राम को लाया गया है, राइट। और प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो स्टूडेंट्स का होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, सार्थक प्रोग्राम। इसमें स्टैब्लिश करना है एक सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव और कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को, राइट। सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, राइट। मेजर फोकस ये है कि कुछ एक्टिविटीज को डिफाइन करना इस तरीके से कि क्लियरली जो गोल्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, और 297 जो उसके टास्क हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और जो एजेंसीज वगैरह जो हैं जिनको टास्क वगैरह करना है, उनको जो 304 जो रिजल्ट जो है वो तैयार करके देना है। यानी कि बहुत सारी चीजें ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, कि बच्चों की मतलब एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करना है, टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है। तो जितने भी टास्क है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है। तो ये प्रॉपर तरीके से हर एक टास्क की एक्टिविटीज डिफाइन करेगा कि किस तरीके से हर मतलब क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने के लिए या फिर क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिले, तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग जो है वो की जाए, किस प्रकार से तैयारी की जाए, राइट। तो ये पूरी चीज डिफाइन करेगा प्रॉपर तरीके से ये प्रोग्राम, सार्थक प्रोग्राम, राइट। और ये मैंने आपको बताया कि कुछ एम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, तो उसको इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए ये तैयार किया गया। तो किस प्रकार के एम है तो उसकी भी मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि जो करिकुलम रिफॉर्म्स है, आपको पता होगा कि कुछ नए फ्रेमवर्क्स, कुछ नए करिकुलम रिफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए, राइट। जैसे कि छोटे से बच्चे जैसे ही उनका बर्थ होता है तो मदर टंग लैंग्वेज में जो है वो उनको सिखाया जाए, पढ़ाई उनकी शुरू हो जाए, यानी कि प्री नर्सरी लेवल पर से ही, राइट। तो इस पर भी टारगेट किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो वो सब चीज़ें हैं इसमें शामिल किया गया। इस प्रोग्राम का मेन फोकस ये भी है कि इनरोलमेंट रेशियो को इंप्रूव करना है सभी लेवल पर, प्राइमरी और सेकेंडरी के सभी लेवल पर। इनरोलमेंट रेशियो का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में आकर अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लें स्कूल में, राइट। तो उस पर्टिकुलर इनरोलमेंट रेशियो को इंप्रूव करना है, राइट। और ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना है। जैसे कि कई बार होता है कि स्टूडेंट जो है वो 8वीं कक्षा के बाद या 5वीं के बाद या कुछ सालों के बाद जो है वो स्कूल से निकल जाते हैं, ड्रॉप आउट छोड़ देते हैं स्कूल वगैरह को। तो ड्रॉप आउट को जो है वो रिड्यूस करना है और स्कूल के बच्चे स्कूल से ना निकले उस पर फोकस करना है, राइट। और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उसका एक्सेस मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ग्रेड 3 से ही ये सब एक्सेस जो है वो मिल जाना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन का और इस प्रकार की न्यूमरेसी और लिटरेसी का, राइट। तो ये चीज़ हमें बताई जा रही है। इसमें फोकस किया गया है वोकेशनल एजुकेशन पर भी, राइट।
व्यवसायिक शिक्षा पर भी, कि जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स आ जाए कि वो जब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करें तो तुरंत वो जॉब हासिल कर सकें, यानी कि अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करने में उनको डिफिकल्टी ना आए। यानी कि उनको, क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, राइट। क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट है, उसकी जो डिमांड है, उसकी जो नीड्स है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी कि जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे कि जैसे ही स्कूल से स्टूडेंट निकले, राइट, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करें, तो वैसे ही उनके पास पर्याप्त स्किल होनी चाहिए जिससे कि उनको जॉब मिल जाए, राइट, जिससे कि उनकी कमाई हो, अर्निंग हो, और वो इवन हमारी कंट्री की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर सकें और खुद भी अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। तो वोकेशनल एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना है, स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को, इंडिया के नॉलेज भी होने चाहिए। यानी कि इंडिया के आज की डेट में हमारे यहाँ पर बच्चों की जीके इतनी खराब है, इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें उसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से उनको पता नहीं है, राइट। तो 21st सेंचुरी की स्किल्स, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि आज की डेट में जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स हमारा एजुकेशन सिस्टम फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्किल्स भी इनकलकेट करना है बच्चों में, राइट। सिटीजनशिप की वैल्यूज और अवेयरनेस एनवायरमेंट कंजर्व करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की डेट में एनवायरमेंट को किस प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करना है उसकी भी जानकारी होना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है स्कूल के स्टूडेंट्स को, राइट। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए ना कि कितनी स्थिति जो है वो खराब हो रही है, क्लाइमेट चेंज हम लोग को किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को कंजर्व करने का अगर प्रॉपर नॉलेज अगर स्टूडेंट्स को होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि क्लाइमेट चेंज को मतलब यानी कि रोकने में और एनवायरमेंट को कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोग इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो स्टूडेंट स्कूल से निकलते हैं या स्कूल में पढ़ते दौरान ही वो एनवायरमेंट को कंजर्व करने की वेरियस प्रैक्टिसेस जो है वो कर सकें, राइट। यानी कि उसको अडॉप्ट कर सकें और उसको फॉलो कर सकें डे टू डे बेसिस पर, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसमें एक चीज़ और है कि फोकस एनवायरमेंटल लर्निंग पर भी किया गया है और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, क्योंकि जब तक टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाएगा कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करनी है, तो जो फाइनल जो आउटपुट जिसकी हम लोग सोच रहे हैं, फाइनल रिजल्ट की जिसकी हम लोग सोच रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करेंगे तो जो भी बच्चे निकलेंगे तो उनको तुरंत जॉब जो है वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे सिस्टम को बना रहे हैं वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब टीचर्स प्रॉपर तरीके से ट्रेन होंगे। तो उनके लिए भी प्रोग्राम्स वगैरह और अच्छे प्रोग्राम, क्वालिटी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा, राइट, इस पर्टिकुलर सार्थक प्रोग्राम के थ्रू। तो ये वाली चीज़ है गाइस जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में। अब गाइस चर्चा करेंगे दरबार मूव के बारे में, दरबार स्थानांतरण के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हालांकि मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ, बट आप समझिए इस टॉपिक को फिर से मैं कवर कराता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, दरबार मूव क्या है। तो बताया जा रहा है कि इस वर्ष में, पहले मैं आपको सुनाता हूँ ये टॉपिक न्यूज़ में क्या होता है, फिर दरबार स्थानांतरण या दरबार मूव क्या होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो इस साल ये वाला जो वर्ष है इसमें जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 150 वर्षों यानी कि 1.5 सदी से चली आ रही दरबार मूव की परंपरा भंग होने वाली है। यानी कि इस साल दरबार मूव नहीं होगा, दरबार स्थानांतरण नहीं होगा, इस परंपरा को भंग कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर क्वेश्चन आता है दरबार स्थानांतरण या दरबार मूव कहाँ की परंपरा है, कहाँ का ट्रेडिशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर की परंपरा है। जम्मू एंड कश्मीर का ट्रेडिशन हम लोग को देखने को मिलता है। करीब 150 साल से लगातार चला हुआ आ रहा था ये ट्रेडिशन, ये परंपरा, अभी इसको भंग कर दिया जा रहा है। इस वर्ष गर्मियों में दरबार स्थानांतरण के दौरान केवल संवेदनशील रिकॉर्ड ही जम्मू से श्रीनगर ले जाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो सेंसिटिव रिकॉर्ड जो होते हैं ना, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा है, राइट, गर्मियों के समय पर, राइट। और पिछले वर्षों में इस प्रक्रिया के दौरान पूरे के पूरे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे के पूरे समूचे प्रशासन और रिकॉर्ड को ट्रांसफर किया जाता था पिछले सालों में। इस बार सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स ही ट्रांसफर हो रहे हैं जम्मू से श्रीनगर में। तो एक चीज तो आपको पता लगी गई होगी इस चीज को पढ़कर कि दरबार मूव के अंदर जम्मू से श्रीनगर में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बहुत सारा, यानी कि बहुत सारा क्या, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स और पूरा का पूरा जो प्रशासन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है जम्मू से श्रीनगर में गर्मियों के समय पे। और जब सर्दी आती है तो वापस सर्दियों में ये श्रीनगर से वापस जम्मू में पूरा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। पूरा रिकॉर्ड्स वगैरह हो गया या पूरे प्रशासन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है क्या, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो लगभग 1 सदी या 1.5 सदी पुरानी ये प्रथा, परंपरा हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें सरकार राज्य की 2 राजधानियों
श्रीनगर और जम्मू में 6-6 महीने कार्य करती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में दो कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। तो समर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर, और विंटर कैपिटल जम्मू, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो होता क्या है, ये समर कैपिटल और विंटर कैपिटल इसलिए बनाई गई और ये ना ही सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में और भी दूसरी स्टेट में हम लोग को देखने को मिलती है। देखो होता क्या है कि कई बार ठंडी जो होती है, अब ऊपर वाला जो एरिया होता है, नदर्न लैटिट्यूड वाला जो एरिया होता है, वहां पर ठंड एकदम ज्यादा बढ़ जाती है सर्दियों के समय पर। आपने देखा होगा कि हम तो बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, बट उससे नीचे अगर आप हिमाचल प्रदेश की भी अगर आप थोड़ी सी बात करोगे, आप गए होगे टूर वगैरह करने हिमाचल प्रदेश में, तो जो रोहतांग पास का ये सब जो टूरिस्ट प्लेस हम लोग को वहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, तो उनको तक बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी बहुत तेज होती है, सर्दी बहुत तेज होती है, तो कोई जाता नहीं है सर्दियों के समय पर, राइट। और कई सारे लोग जो होते हैं, जो आप अगर वहाँ पर लोकलाइट से अगर बात करोगे तो काफ़ी सारे लोग यही बोलते हैं कि सर हम लोग खुद सर्दियों के समय पे यहाँ पे सब छोड़कर नीचे चले आते हैं, हमारा गांव जो है वो नीचे भी है, हिल के नीचे, हम लोग वहाँ चले आते हैं सर्दियों के समय पे, और गर्मियों के समय पे वापस ऊपर आ जाते हैं। तो कुछ नहीं है, लोगों के सर्वाइवल के लिए ये चीज़ जो है वो इस प्रकार से की गई है कि सर्वाइवल अच्छे से हो सके, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम है ना, ठंडियों में कैसे वहाँ पर लोग रह सकेंगे, बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। तो वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी यही चीज़ है कि सर्दियों के समय पे प्रशासन जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, लोअर लैटिट्यूड में आ जाता है, यानी कि जम्मू की तरफ आ जाता है और सर्दियों के समय पे, और गर्मी के समय पर ऊपर साइड चला जाता है, राइट, जैसे कि श्रीनगर की तरफ, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है, समझ गए आप। और ये प्रक्रिया 6-6 महीने में इस प्रकार से होती है। और ये जो प्रैक्टिस है ये लेट 19th सेंचुरी में शुरू की गई थी रणबीर सिंह जी के द्वारा, जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो क्वेश्चन आ सकता है रणबीर सिंह कौन है? रणबीर सिंह वो नहीं है दीपिका जी के पति, ये रणबीर सिंह जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा भी हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, राइट। लेट 19th सेंचुरी में इन्हीं के द्वारा, रणबीर सिंह जी के द्वारा ये प्रथा दरबार मूव की शुरू की गई थी। क्वेश्चन अगर आ जाए दरबार मूव की प्रथा किसने शुरू करी है, तो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा रणबीर सिंह, राइट। और आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर में इन महाराजा का एक कोड भी था, जैसे कि हमारा जो होता है ना आईपीसी इंडियन पीनल कोड, वैसे ही रणबीर कोड भी जम्मू एंड कश्मीर में चलता था। और दरबार मूव जो है गाइस, ये एडमिनिस्ट्रेशन को कश्मीर के लोगों तक ले जाया जाता था और लद्दाख के नज़दीक ले जाया जाता था। अब वो क्यों ले जाया जाता था तो उसकी मैंने आपको बता ही दिया, वो वेदर के कारण, बट एक्चुअली वो बोला यह जाता था कि हमें लोगों के साथ अपने रिलेशन, अपने कॉन्टैक्ट जो है वो इंप्रूव करना है, बढ़ाने हैं। तो ये चीज़ कही गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो वेदर से रिलेटेड ही चीज़ थी, राइट। और बाकी ये प्रैक्टिस जो है, इसके कारण काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बीच में हो गई थी, यानी कि अच्छी बिल्डअप हुई थी। क्योंकि वहाँ के लोगों को भी लगता है ना, अरे वाह यार, ये तो पूरा प्रशासन हमारे पास आ गया, राइट। क्योंकि लोगों को लगता है ना कि प्रशासन उनके नज़दीक है, मतलब प्रशासन भी उनकी देखभाल कर रहा है, या फिर महाराजा के टाइम से ही चला रहा है, तो लोगों को लगता है अरे वाह यार, राजा जी यहाँ पर आ गए, राजा जी को हमारी कितनी फिक्र है। बट असल में तो चीज़ कुछ और ही होती है कई बार, राइट, क्योंकि वहाँ पर वेदर का पूरा रोल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा इसको क्रिटिसाइज भी क्यों किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को, यानी कि दरबार मूव को, ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि दरबार मूव के कारण काफ़ी सारा टाइम, काफ़ी एफर्ट और काफ़ी एनर्जी और इवन पैसा भी बर्बाद होता है इस चीज़ के कारण। क्योंकि देखो क्या है, आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, अगर आप सामान को बार बार, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रक भर भर के होते हैं, अगर आप उन सामान को बार बार जो है वो हर 6 महीने में शिफ्ट करोगे, तो वो ट्रक जा रहे हैं, उसके पीछे सिक्योरिटी लग रही है, फिर वहाँ पे जाके अरेंज करना है, जमाना है, तो ये सब चीज़ों में कितना पैसा लगता है और कितना टाइम भी वेस्ट होता है ये सब चीज़ें करते समय, है कि नहीं। और एफिशिएंट टाइम वेस्ट होता है। और दूसरी बात, अगर ट्रक जा रहा है और बीच में ट्रक को किसी ने जला दिया, एक्सीडेंट हो गया, लूट लिया, तो इतना इंपॉर्टेंट डेटा, महत्वपूर्ण डेटा सब जल के राख हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक रिस्क बहुत बड़ा होता है, राइट। और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, यानी कि पैसा जो है वो जाता ही है, राइट। तो ये वाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मिलती है, इससे इन एफिशिएंसी होती है और इसके कारण लैक ऑफ गवर्नेंस भी हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें जस्टिस डिस्पेंशन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। क्योंकि पूरा जो डेटा वगैरह जो होता है, रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, जब इधर उधर होगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर रिकॉर्ड्स मंगवाना है जुडिशरी को, तो वो रिकॉर्ड्स आने में भी फिर समय लगता है, और कई बार अगर बाई चांस इधर उधर होने में रिकॉर्ड घूम गए तो कितनी बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, राइट। तो इसके कारण से जस्टिस डिलीवरी में भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल नहीं होते और बार बार एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर होते रहते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया काफ़ी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। वो रिस्ट पर आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था, ट्रक जो है उससे जम्मू से ट्रक निकला, श्रीनगर गया, और ये जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो फासला है वो 300 किलोमीटर का है। तो बीच में अगर कुछ हो जाता है, चोरी हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भी
पूरे डॉक्यूमेंट बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा रिस्क है। और हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर क्या कहा, तो पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इस दरबार मूव ट्रेडिशन का नहीं है। मतलब कि आप दरबार मूव ट्रेडिशन को बंद भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी लीगैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड के सपोर्ट पे नहीं है। राइट। इन्होंने बोला कि ये वाली जो प्रैक्टिस है, हाई कोर्ट का कहना है कि वो उसमें पैसा भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, और इसमें अगर छोटी सी भी गलती हुई तो बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। और बताया जा रहा है कि राज्य के मूल्यवान संसाधनों, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिजिकल हो, वित्तीय हो या भौतिक हो, उसको पूरी तरह से गैर जरूरी कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखो ना, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते जिसकी आवश्यकता ही नहीं है शिफ्ट होने की। राइट। और शिफ्ट होते समय अगर कुछ नुकसान हो जाए तो इसकी भरपाई जो है वो बहुत बड़ी होगी। राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और अदालत ने यह भी रिकमेंड किया कि इस प्रैक्टिस को रैशनलाइज कर दिया जाए, मतलब कि इस प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाए। उससे टाइम भी बचेगा और रिसोर्सेज वगैरह भी बचेंगे, यानी कि पैसा वगैरह भी बचेगा। राइट। और इसी टाइम को और इसी पैसे को आप वेलफेयर एक्टिविटी के लिए या जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए आप उपयोग में कर सकते हो। राइट। जो मनी बचाया जाएगा इसमें, जैसे कि कोविड रिलेटेड इशू में पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, फूड सप्लाई में और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, या हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने में इस पैसे का इस्तेमाल करो, रेदर देन इस प्रकार से पैसे की जो वेस्टेज हो रहा है मूव करने में डॉक्यूमेंट्स को और वहाँ पे सेटअप करने में बार बार। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें जो पैसा लगता है उसको बचाओ। तो ऐसा हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया। आपको दरबार मूव के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, जो मैंने भी आपको पढ़ाया, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए दरबार मूव से रिलेटेड भी, और क्यों दरबार मूव जो है वो ठीक नहीं है, उसके क्रिटिसिज्म भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। राइट। तो ये वाली बात है। अब गाइस, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडहॉक जजेस के बारे में। तो मैंने आपको इस टॉपिक को ऑलरेडी पहले भी कवर करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 15-20 दिन ही हालांकि हुए हैं इस टॉपिक को कवर कराए हुए, बट फिर भी ये टॉपिक दोबारा से आगे एक बार फटाफट इस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एडहॉक जजेस का सिंपल तौर पर इसका मतलब होता है टेम्पररी बेसिस पर जजेस को अपॉइंट करना। टेम्पररी बेसिस पर, आप समझदार हैं कि टेम्पररी बेसिस पर जजेस को अपॉइंट करने की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। राइट। काफ़ी सालों से लोगों की केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग है, और बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो उन पेंडिंग केसेस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व भी करना है ना, तो उसके लिए और भी जजेस को अपॉइंट करना होगा। तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि प्लान किया जाए कि रिटायर्ड जजेस जो हैं, जो जजेस ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उनको टेम्पररी बेसिस पर दोबारा से अपॉइंट कर दिया जाए। तो इस पर प्लान करने के लिए एग्री किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने की जगह ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इतनी हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, यानी कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लोगों को जॉब्स की आवश्यकता है, तो लोगों को जजेस क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया जा रहा जजेस के लिए? तो देखो गाइस, दो चीज़ें होती हैं। एक तो पहली चीज़, तो सरकार ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिनको उस पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसी चाहिए उस पर्पस के लिए। बट क्या होता है कि आप वैकेंसी को सिर्फ फुलफिल करने के लिए हर किसी इंसान को अपॉइंट नहीं कर सकते। जजेस कितनी बड़ी पोस्ट है, इवन अगर आप आईएएस आईपीएस की भी बात करोगे तो आप हर किसी को आईएएस आईपीएस नियुक्त नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते। राइट। क्योंकि वो जो पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट पद है। आप सिर्फ वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए इतनी बड़ी पोस्ट में किसी को भी नहीं बैठा सकते। जो भी व्यक्ति बैठेगा उसको प्रॉपर उस पोस्ट का नॉलेज होना चाहिए, और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बैठाया इसलिए जाता है कि सामने वाला व्यक्ति पढ़ के आए, उसको प्रॉपर नॉलेज हो। क्योंकि अनाड़ी आदमी को अगर बैठा दिया जाएगा इस पोस्ट पे, तो जजेस की पोस्ट पर अगर अनाड़ी आदमी को बैठा दोगे तो वो तो करप्शन कर देगा, खेल कर देगा पूरी कंट्री के, है कि नहीं? तो ये भी एक चीज़ होती है। तो इसमें बिल्कुल भी आप, जैसे कि आप आएगा एक थॉट आएगा कि अरे यार वैकेंसी रिलीज कर देनी चाहिए, बट इसलिए नहीं की जाती, और हालांकि की तो जाती है, बट कम लोग को अपॉइंट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको तो बेस्ट चाहिए ना, मेरिट लिस्ट पर लोगों को अपॉइंट करना उन्हें, क्योंकि हर किसी को उस पद पे, उस पोस्ट पे बैठा नहीं सकते। राइट। सहमत हो मेरी बात से? तो ये वाली चीज़ है। और हाई कोर्ट में केसेस इतने पेंडिंग है, उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि एडहॉक जजेस को, टेम्पररी बेसिस पर जजेस को अपॉइंट करने की। और हमारी कंट्री के अंदर 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल तक हाई कोर्ट के अंदर टोटल वैकेंसी 411 रेगुलर जजेस की है, और सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ जो है वो 1080 की है, और वर्किंग स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की आज की रेट में 669 की बताई जा रही है। राइट। तो बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट है जजेस की। अब जजेस की रिक्वायरमेंट के तौर पर हर किसी को नहीं नियुक्त किया जा सकता ना। अब कोर्ट ने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारी कंट्री के काफ़ी सारे जो हाई कोर्ट हैं, तो वहाँ पर जो मौजूद जो चीफ जस्टिस हैं, उनका कहना है कि हम लोग एडहॉक जजेस को, यानी कि टेम्पररी बेसिस पर जजेस को तभी अपॉइंट करेंगे जब हमें लगता है कि वैकेंसी को फुलफिल करने का
कोई और तरीका नहीं मिल पा रहा है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पा रही है, राइट। और पेंडेंसी जो है वो रेड जोन पर पहुंच चुकी है, यानी कि केसेस जो है वो इतने ज्यादा पेंडिंग हो गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने के लिए जजेस की रिक्वायरमेंट है, काफी ज्यादा जजेस की रिक्वायरमेंट है। और ये भी कहा गया कि जो टेम्पररी जजेस हैं, एडहॉक जजेस हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर नहीं रखना है, उनको एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही रखना है। और जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू अडॉप्ट, यानी कि जिसके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाएगा, और जो अडॉप्ट करनी चाहिए जो प्रोसीजर एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की, इसमें जो चीफ जस्टिस हैं वो अपॉइंटमेंट इनिशिएट करेंगे, यानी कि शुरू करेंगे अपॉइंटमेंट को एडहॉक जजेस के, तो वो अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस। तो एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो चीफ जस्टिस, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कितने केसेस जो है वो पेंडिंग है उसके आधार पर जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे एडहॉक जजेस को, टेम्पररी जजेस को, और कितने समय तक ये एडहॉक जजेस कंटिन्यू करेंगे उसका फैसला भी चीफ जस्टिस लेंगे, और उनको क्या पैसा मिलेगा, क्या अलाउंसेस मिलेगा, उसका फैसला भी चीफ जस्टिस के द्वारा लिया जाएगा। और क्या इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, क्या संवैधानिक प्रावधान भी है क्या? तो आपको बता दें कि एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 224A के अंदर बाकायदा मेंशन्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इस आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, किसी भी स्टेट के, वो समय समय पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सहमति से ही, यानी कि पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सहमति लेनी होगी, उनका कंसेंट लेना होगा, उसके बाद वो एक रिटायर्ड जज को या एक व्यक्ति को, एमिनेंट पर्सन को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब जजेस की पद के लिए। बट हाँ, टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा, परमानेंट पीरियड के लिए नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक उनका जो कार्य फिनिश नहीं हो जाता है, जो कार्य उनको सौंपा जाएगा कि आपको इतने फलाना नंबर्स में केसेस को टैकल करना है, जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना है निर्धारित समय सीमा में, तो उनको उतने केस दिए जाएंगे, और जैसे ही वो उतने केस रिजॉल्व कर लेते हैं उस निर्धारित समय सीमा में, तो फिर उनको हटा दिया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसे जो जज हैं इनको जो अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा वो निर्धारित करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और उसको जो है वो मतलब जो होता है ना, जैसे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है कहा जाता है कि वो अपॉइंट करते हैं, बट उस समय जो मौजूद जो होते हैं वो चीफ जस्टिस वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और जो भी ये एडहॉक जजेस होंगे उनके पास बिल्कुल सेम वैसे ही पावर होगी, वैसा ही क्षेत्र अधिकार उनका होगा, वही प्रिविलेज होगी जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है। बट हाँ, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहलाए जाएंगे, राइट, क्योंकि टेम्पररी बेसिस पर है वो। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करेंगे मधु क्रांति पोर्टल के बारे में। मधु क्रांति पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट ये हम लोग को देखने को मिल रही है। ये जो इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है, और ये नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंडर ये पोर्टल तैयार किया गया है, बनाया गया है। ये जो वेबसाइट है गाइस, ये डेवलप की गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए, कि हमारी कंट्री के अंदर जो हनी जो होता है, शहद जो होता है, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं बी हाइव के, यानी कि मधुमक्खी से बनने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पर्पस के लिए और उनका एक रिकॉर्ड ट्रैक करने के पर्पस के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है मधु क्रांति पोर्टल या मधु क्रांति वेबसाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो कब ये ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, और इस साल की जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, राइट, सभी के लिए एक न्यायपूर्ण स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब गाइस डिस्कस करेंगे नेट जीरो के बारे में कि ये नेट जीरो होता क्या है और इंडिया क्यों नेट जीरो के खिलाफ बात कर रही है, मतलब कि इंडिया क्यों नेट जीरो को फॉलो नहीं करना चाह रही। तो देखिए आपको बता दें गाइस कि यूनाइटेड स्टेट्स, आपको शायद पता भी होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स 2015 की पेरिस क्लाइमेट डील से अलग हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो पेरिस क्लाइमेट डील को फॉलो नहीं करेंगे। बट हाँ, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जॉय बाइडेन, इनका कहना यह है कि पेरिस क्लाइमेट डील को जो है ये कंटिन्यू करने वाले हैं और क्लाइमेट चेंज पर अपना कमिटमेंट जो है ये स्थापित करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो कमिट करने वाली है नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2050 का, राइट। और ये अपकमिंग वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट के दौरान ये होने वाला है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और दूसरी और कंट्रीज जिन्होंने कमिट किया है नेट जीरो एमिशन का। अब देखो नेट जीरो एमिशन यानी कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज समझा दूं मैं कि इसके वर्ड में तो लिखा है नेट जीरो एमिशन,
राइट, कि टारगेट रखा गया कि 2050 तक जीरो एमिशन करना है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है ना, कि हम जो गाड़ी चलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज होता है, तो नेट जीरो का एमिशन, ये मत समझना इस वर्ड से कि जीरो एमिशन होगा, यानी कि कोई भी कंट्री जो है वो 2050 तक किसी भी प्रकार का एमिशन नहीं करेगी, यानी कि किसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में रिलीज नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई चीज ऐसी होती है, जैसे अक्सर मैं बोलता हूं कि आपको इसको देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग आधे से ज्यादा, तो बट यहां पर नेट जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं है, राइट। नहीं तो पता लगे ये समझ लो आप, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो तो डेफिनेटली लिखेंगे, और इस प्रकार की चीज अक्सर सिविल सर्विसेज पूछती है, राइट, ये पता करने के लिए कि सामने वाले पढ़ के आए हैं कि तुक्केबाजी में जो है वो एग्जाम देने आए हैं, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना कि तुक्काबाजी बस करते हैं। तो नेट जीरो में ये मत समझना कि एमिशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा 2050 तक, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, और हो ही नहीं सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि कंट्री को डेवलपमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो एमिशन तो होगा ही एनवायरमेंट में, राइट। तो नेट जीरो का तो सवाल उठता ही नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि अभी पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि नेट जीरो एमिशन पर हम लोग जो है वो काम कर लें, या फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी हर जगह बिल्कुल हम लोगों ने सोलार पावर को इंस्टॉल कर दिया, नहीं हुआ, 10% भी नहीं हुआ, मतलब 100% तो दूर की बात है, राइट। तो सोलार पावर पर अभी भी हालांकि काम चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर अभी भी काम चल रहा है, पर पूरी तरह से नहीं चल हो पाएगा ना 2050 तक की। अगर हम लोग बात करेंगे आने वाले 30 सालों में, या उससे पहले 30 डिकेड से पहले 3 डिकेड से पहले सॉरी, तो आने वाले 3 डिकेड से पहले ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी तरह से एमिशन को जीरो कर दिया जाए, तो ये नेट जीरो तो हो ही नहीं सकता। बट नेट जीरो का मतलब ये है कि एनवायरमेंट में जितना पॉल्यूशन जा रहा है, या फिर एनवायरमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर ये क्या फंडा है, एनवायरमेंट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और एब्जॉर्ब कर देंगे। तो देखो गाइज, ये पेड़ लगाने से पॉसिबल हो पाएगा, एफॉरेस्टेशन, राइट। आपको पता है कि पेड़ पौधे जो है, प्लांट्स वगैरह जो है, वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो एनवायरमेंट में जितना मैन मेड एक्टिविटीज के थ्रू, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज के थ्रू जितना भी एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, उतने को ही पेड़ वगैरह लगाकर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो इसको बोलते हैं नेट जीरो एमिशन, राइट। कि जितना रिलीज हो रहा है उतना आप एब्जॉर्ब करवा लो पेड़ लगा के, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड नेट जीरो एमिशन, या फिर ये नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट रखा है 2050 का, और उसमें नेट जीरो जो है वो ये चीज़ें जो मैंने भी आपको समझाई। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को करना ही नहीं है एमिट, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, एमिट तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बट जितना एमिट हो रहा है उतना आप जो है वो स्टोर करके रख लो और उसका उपयोग करो और दूसरी चीज़ों में, राइट। काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके अलावा या फिर आप प्लांट्स लगा लो, क्योंकि प्लांट्स जो है वो नेचुरली एब्जॉर्ब कर लेंगे एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को, है कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और दूसरी कंट्रीज जिन्होंने जो है वो नेट जीरो एमिशन के टारगेट पर कमिट किया है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है, तो वो है यूके, फ्रांस। इसके अलावा इन्होंने तो ऑलरेडी नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉमिस कर दिया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्री, इवन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने टारगेट रखा है 2060 का, कि 2060 से पहले वो नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है वो अचीव कर लेगा। और यूरोपियन यूनियन भी प्लान वगैरह बना रही है इस प्रकार का, और इवन दूसरी कंट्रीज कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इन्होंने भी अपना इंटेंशन एक्सप्रेस किया है कि वो नेट जीरो फ्यूचर के लिए कमिट करेंगे, वो यानी कि आने वाले समय में नेट जीरो फ्यूचर हमें तैयार करना है। तो नेट जीरो क्या है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ, इस पर थ्योरी में भी आप समझ लो। तो इसका मतलब सिंपल सी चीज़ होती है कार्बन न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंट्री जो है वो अपने एमिशन को जीरो लेकर आ जाएगी, यानी कि वो एमिशन करेगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री ऐसी स्टेट पर पहुंच जाएगी जहां पर उस कंट्री का एमिशन जो होगा वो कंपनसेट कर लेगा एब्जॉर्प्शन के थ्रू, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से रिमूव करने पर वो कंट्री काम करेगी। एब्जॉर्प्शन जो होता है एमिशन का, वो कैसे होता है, आप कार्बन सिंक को बढ़ा दो, मतलब कि आप फॉरेस्ट लगा दो, फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज। तो इसकी मदद से आप कार्बन को स्टोर कर सकते हो दूसरी पर्पस के लिए, जहां पर भी कार्बन का पर्पस होता है, क्योंकि कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों में उपयोग में लिया जाता है, तो आप उसको स्टोर करके उपयोग में ले सकते हो दूसरी जगह, राइट। और नेट जीरो की आवश्यकता क्यों है, तो आपको बता दें कि काफ़ी सारे कैंपेन्स इस प्रकार के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, मतलब पिछले 2 सालों में, जहां पर हर एक कंट्री साइन कर रही है कि 2050 तक उसको नेट जीरो का गोल जो है वो अचीव करना है, राइट। और ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050,
इस पर मेनली फोकस किया है। और ये तभी अगर ये हम अचीव कर लेंगे, यानी कि ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है, यानी कि नेट जीरो का टारगेट अगर हम लोग 2050 तक अचीव कर लेंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर का लेवल जो है वो इंडस्ट्रियल टाइम से 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा नहीं, जो कि पेरिस क्लाइमेट डील में हमें देखने को मिला था कि जो टेम्परेचर जो है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकर नहीं आना। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते, ग्रीन हाउस गैस जो हम लोग एमिट कर रहे हैं उसके चलते टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, राइट। अब टेम्परेचर लेवल अगर इंक्रीज होगा तो हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं, राइट, आइस शीट्स हैं, ये सब क्या होंगी, मेल्ट होंगी। अब जब ये सब चीजें मेल्ट होंगी तो क्या होगा, ओशियन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ओशियन का लेवल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो काफी सारे आइलैंड्स ओशियन के नीचे चले जाएंगे। आइलैंड नीचे जाने का मतलब सीधे सीधे सी बात यह है कि काफी सारे लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी काफी सारी जो स्पीसीज हैं, प्रजाति जो है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो विलुप्त होती जा रही हैं। और आप फूड साइकिल के बारे में ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं और आपको आइडिया भी है कि अगर एक भी प्रजाति अगर फूड साइकिल से विलुप्त होती है, एक्सटेंट होती है, तब दूसरी प्रजातियों पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखो एक कोई स्पीसीज है, उसको कोई बड़ी स्पीसीज खाती है, उस स्पीसीज को कोई और खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस पूरे चेन में अगर एक भी स्पीसीज को नुकसान पहुंचता है, वो लुप्त हो जाती, खत्म हो जाती है, तो उस चेन की दूसरी स्पीसीज जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, तो उनके लिए भी बड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये सब फैक्टर्स भी हैं जिसको आपको थोड़ा सा, अगर मेंस में आंसर लिख रहे हो तो ये सब फैक्टर्स भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब चीजें कई बार आर्टिकल्स में मौजूद होती नहीं है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बताते जाता हूँ, ये सब पॉइंटर्स वगैरह, तो आप चाहो तो कहीं पर लिखते जाया करो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं कई बार बता देता हूँ एक्सप्लेन करते हुए। तो नेट जीरो जो है गाइज, इसका मतलब हर एक कंट्री जो है वो अपना टारगेट रखती है, राइट, नेट जीरो का। और कब तक उसे अपनी कंट्री के अंदर नेट जीरो की स्थिति में उसकी कंट्री को उसे लेकर आना, मतलब कि जितना वो एमिशन कर रही है उतना ही एब्जॉर्प्शन कर लेगी, तो वो अपना एक टारगेट निर्धारित करती है, रखती है, राइट। और नेट जीरो और पेरिस क्लाइमेट डील जो है, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का है, उसके बीच में क्या कोई हम लोग को एक लिंक देखने को मिलता है क्या? तो आपको पहले बता दें कि नेट जीरो का जो टारगेट है वो बिल्कुल भी 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के अंडर नहीं आता है, राइट। ये नया ग्लोबल आर्किटेक्चर है क्लाइमेट चेंज से लड़ने का। तो नेट जीरो अलग है, पेरिस क्लाइमेट डील अलग है, राइट। और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हर एक कंट्री सिग्नेटरी होती है, यानी कि हर एक कंट्री साइन करती है और ये बोलती है कि हर एक कंट्री जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो शामिल करेंगी अपने प्लान्स में, कि जिससे कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया जाए। और कंट्रीज जो होती हैं वो 5 साल का या 10 साल का एक क्लाइमेट टारगेट जो है वो अपने खुद के लिए बनाती हैं और वो चेक करती हैं समय समय पर कि वो अपने टारगेट को अचीव कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, राइट। इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट जो टारगेट्स की होती है वो ये भी होती है कि जब एक टारगेट एक कंट्री अचीव कर लेती है, तो जब वो दूसरा टारगेट बनाएगी, यानी कि फेज 2 जब वो अपना तैयार करेगी, बनाएगी, तो फेज 2 फेज 1 से बहुत बेहतर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, राइट। और इंडिया की थोड़ी सी बात करें कि इंडिया क्यों जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रही है, यानी कि क्यों आपत्ति इंडिया व्यक्त कर रही है इस नेट जीरो टारगेट 2050 के बारे में। तो आपको बता देगा इसकी इंडिया जो है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस की एमिटर है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया आती है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के मामले में, राइट। और ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और आज की डेट में इंडिया किस चीज पर प्लान कर रही है, आपको पता होगा, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है और मेक इन इंडिया जो हमारा प्लान है, राइट। तो इसके थ्रू हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे, हमारी कंट्री को की ग्रोथ करवाएंगे। अब आप खुद समझो, समझदार हो, अगर हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम लोग सेटअप करेंगे, और आज की डेट में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी तो आई नहीं है, और अगर कोई टेक्नोलॉजी है भी तो वो अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। कि आप जो है वो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि पूरी तरह से हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर ही नहीं सकते या उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है भी तो बहुत महंगी है, राइट, जिसको हम लोग हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं। हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारी कंट्री की जीडीपी हम लोग एनहांस कर सके, बढ़ा सके। और इंडिया का एक प्लान भी है। आप बताइए किस सन का हमारा प्लान है कि हमारी इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन US का बनाना है, जल्दी से बताओ इस ईयर के बारे में। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस में भी, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीपीएससी में भी वाला क्वेश्चन आ चुका है, और शायद से यूपीएससी भी वाला क्वेश्चन अभी रिसेंट पास में पूछ चुकी है स्टेटमेंट वाइज। तो $5 ट्रिलियन US की इकोनॉमी हम लोग कब तक अचीव करेंगे, इसका टारगेट हमने क्या रखा हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो इंडिया के एम्बिशियस गोल्स हैं आज की डेट में, राइट। तो काफी इंडिया को जो है वो ग्रोथ करनी है, राइट। काफी सारी हमारे लोग जो हैं, काफी सालों से, जब से हमारी कंट्री आजाद हुई तब से काफी सारे लोग जो है वो गरीबी में ही हैं,
हमारी कंट्री के अंदर, तो उनको गरीबी से बाहर निकालना है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों को, राइट। तो उसके लिए इंडिया प्लान आउट कर रही है कि इंडिया जो है वो अगले 20 से 30 सालों में अपनी इकोनॉमी को एनहांस करेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, इंडस्ट्रियल हब बनाएगी इंडिया को। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये सब चीजें बनेंगी, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, तो फैक्ट्री वगैरह जो होगी, ऑब्वियस ही बात है, उससे तो धुआं निकलेगा ही, एमिशन होगा ही होगा, राइट। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है जिससे कि हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकें पावर को, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी, हमारी कंट्री का मैक्सिमम, बहुत सारी देशों के अंदर, मैक्सिमम देशों के अंदर कुछ को छोड़कर, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज जो है वो आज की डेट में बहुत अच्छे से काम करती हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग कर रही है, रेन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर रही है। वजह ये भी है, वो कंट्री जो है वो छोटी है, हमारी कंट्री तो बड़ी है, इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आप सभी लोग जानते हैं। और कुछ समय के बाद तो इवन साइंटिस्ट रिसर्चर का ये तक कहना है कि 2030 के बाद हम लोग चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर जाएंगे लगभग, राइट। हम लोग नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो बन जाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा मतलब जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री में ही होगी कुछ समय के बाद, राइट। तो इतनी जनता है, उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कराना, राइट, डेवलप करवाना देश को, तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है इंडस्ट्रियल हब हमें बनाना होगा। तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि हम लोग आज की डेट में, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आज से 100 साल 200 साल की बात कर रहा हूँ, नहीं, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। इंडिया ऑब्जेक्शन आज की स्थिति के आधार पर उठा रही है कि हमें जो है वो आगे ग्रोथ करनी है। अगर इस प्रकार से कमिटमेंट अगर हम लोग कर लेंगे तो ग्रोथ कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में एमिशन तो होगा ही होगा, राइट। उसको हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि दूसरी चीजों से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट एकदम बिल्कुल ऐसे मतलब 2050 तक हमें जो है वो नेट न्यूट्रलिटी अचीव करनी है, या फिर 2050 तक जो है वो हम लोग नेट जीरो का टारगेट अगर अचीव कर लेंगे, तो ऐसा अगर हम कमिट कर देते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, हमें काफी सारी चीजों में पीछे हटना पड़ जाएगा। हालांकि हम लोग साइड बाय साइड प्लान बना रहे हैं, बट हम लोग कमिट नहीं करना चाह रहे, ये वाली बात है। देखो, इंडिया का ये बिल्कुल पर्पस नहीं है कि इंडिया को जो है वो पॉल्यूशन करना है, ये चीज तो आप जानते ही हैं कि हम लोग इस पर प्लान कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। इंडिया तो खुद फोकस कर रही है कि अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करे, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करे, बट कमिट नहीं होना चाह रहे अभी के लिए आप। तो ये एक चीज है, तो कमिटमेंट पर हम लोग अपोज कर रहे हैं। हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से समझना कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने पर अपोज नहीं कर रहे, कमिटमेंट पर अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और इस प्रकार से एफॉरेस्टेशन के थ्रू भी और रिफॉरेस्टेशन के थ्रू भी हम लोग कंपनसेट नहीं कर सकते बढ़ते हुए एमिशन को। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, अगर हम लोग आज कमिट कर दें और कर ही ना पाए तो वो तो बात होगी नहीं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 2 दिन में मैं पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा, तो प्रैक्टिकल अगर आप अपने टारगेट्स को नहीं सेट करोगे और अगर वो टारगेट अचीव नहीं होगा तो दुख आपको ही होगा। तो टारगेट ऐसे अचीव करो कि यार चलो मैं 1.5 महीने में लक्ष्मीकांत की बुक अच्छे से पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, इस प्रकार के टारगेट होने चाहिए। वही चीज इंडिया बता रही है यहाँ पर आपको, राइट। तो देखिए कैसे आपकी स्टडी के साथ भी इंडिया के टारगेट को और इंडिया की अप्रोच को अपन ने लिंक कर दिया। और लिंक करना तो आना चाहिए, क्योंकि लिंक करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सिविल सर्विसेज के अंदर। हर एक चीज़ से आपको अपने टॉपिक्स को लिंक करना है, उससे समझने में भी आसानी होती है और एग्जामिनेशन के लिए भी आप ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिविल सर्विसेज के अंदर। यही तो है कि आप इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी से लिंक करो, साइंस एंड टेक से लिंक करो, हर एक सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ लिंक करते चलो, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक नेट जीरो एमिशन का 2050 का ये टारगेट है। बहुत सारी कंट्री इस टारगेट को अचीव करने के लिए कमिट कर रही है ना। गाइस अब बताया जा रहा है कि डेंगू की जांच करने के लिए, यानी कि डेंगू को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए एक डिवाइस हमें देखने को मिल रही है जो 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में बता देगी कि सामने वाले व्यक्ति को डेंगू है कि नहीं। तो जो रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के, IIT दिल्ली के, इन्होंने डेवलप किया है सरफेस एनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी SERS बेस्ड प्लेटफॉर्म को, जो कि जल्दी से जल्दी डेंगू को डायग्नोस कर सकता है, यानी कि पता लगा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को डेंगू है कि नहीं, और डेंगू टेस्ट की रिजल्ट जो है वो 1 घंटे में दे सकता है। तो रैपिड डायग्नोसिस भी प्रोवाइड करा सकता है। तो रिसर्च वर्क जो है इसको फंड किया गया है इम्प्रिंट इंडिया प्रोग्राम के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, राइट। तो उसके थ्रू ये रिसर्च हुई है। और आज की डेट में डेंगू को जल्दी से जल्दी जो है वो डेंगू का पता लगाने की, इसका डायग्नोसिस करने की आवश्यकता क्यों है, तो आपको बता दें कि इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। पेशेंट की जो हेल्थ है वो एकदम से जो गिर जाती है ना, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को डेंगू होता है और वो बहुत बाद में उसको पता लगता है जब उसकी हेल्थ की बैंड बच चुकी होती है। तो ऐसे जो सामने वाले व्यक्ति की, सामने वाले पेशेंट की हेल्थ एकदम से गिरने से बच सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही, अर्ली स्टेज में ही अगर पता लग जाए कि सामने वाले व्यक्ति को डेंगू है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, राइट। और आज की डेट में हालांकि हम लोग को जो टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि RT-PCR जो कोरोना वायरस में भी जिसका टेस्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है RT-PCR। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये डेंगू को डायग्नोस करने में भी उपयोग में ली जाती है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इसमें रिजल्ट आने में, राइट, पता लगाने में। और साथ ही साथ इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। साथ ही साथ इसको डायग्नोस करने में रीएजेंट्स की, केमिकल्स वगैरह की थोड़ी सी आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके साथ। और इसके अलावा SERS क्या है, तो ये सरफेस सेंसिटिव टेक्निक हम लोग को देखने को मिलती है जो कि रमन स्कैटरिंग को एनहेंस कर देती है। आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट के बारे में, हालांकि मैंने भी पहले आपको पढ़ाया हुआ है रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट के बारे में। और ये आपके लिए होमवर्क है, नीचे उसमें कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर भी लिखकर बताइएगा और कहीं पर लिख लीजिए आपके आसपास पेन और पेंसिल लेकर पेपर पर लिख लीजिए कि रमन इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखिएगा कि रमन इफेक्ट क्या होता है, राइट, इसको डिफाइन कीजिएगा। तो रमन स्कैटरिंग को ये एनहेंस कर देता है, किसके थ्रू, मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं एक रफ मेटल सरफेस पर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके थ्रू ये रमन स्कैटरिंग को जो है वो एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। या फिर नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मोनिक, मैग्नेटिक, सिलिका नैनो ट्यूब्स वगैरह जो होते हैं, तो उस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके थ्रू ये रमन स्कैटरिंग को जो है वो बढ़ा देता है और उसके थ्रू डिटेक्ट करने में आसानी हो जाती है, राइट, सरफेस सेंसिटिव टेक्निक के थ्रू, कि सामने वाले व्यक्ति को डेंगू है कि नहीं, डेंगू वायरस उस व्यक्ति के ब्लड में है कि नहीं, तो इसको पता लगाया जा सकता है इस चीज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ब्लड हुआ या लार्वा वगैरह हुआ उसके थ्रू पता लग जाता है ये सब। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। गाइस, बताया जा रहा है कि अफीम की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार वेरियस मेजर्स जो है वो लेने वाली है, उपाय ढूंढ रही है। और यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को अब इन्वॉल्व किया जाएगा और ज़्यादा अफीम की पैदावार को बढ़ाने के लिए, राइट। इसमें एल्कलॉइड्स जो हैं उसको बढ़ाया जाएगा। अब एल्कलॉइड्स की अगर हम लोग बात करें तो एल्कलॉइड्स जो होते हैं गाइस, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं और इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अफीम हुआ तो ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो अफीम की जो खेती होती है, तो आपको बता दें कि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ के पास परमिशन है अफीम की खेती करने की, कल्टीवेट करने की, ओपीएम पॉपी क्रॉप्स की और एक्सपोर्ट करने की और एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने की। आपको बता दें कि अफीम जो होता है उसी से ही जो है वो एल्कलॉइड्स निकलते हैं और एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। और इंडिया आज की डेट में सिर्फ एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओपीएम गम से जो है वो इसका उपयोग करती है, राइट, अफीम की खेती वगैरह करती है। तो अफीम का उपयोग हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। इसमें अफीम गम जो होता है ना, ये ओपीएम गम, इससे निकाला जाता है एल्कलॉइड्स को। और पूरी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, वो कंट्रोल करता है इस पूरी चीज़ को, राइट। और फार्मर जो है वो निकालते हैं मतलब गम को, जो अफीम से जो गम निकलता है तो वो फार्मर्स निकालते हैं, मैन्युअली हाथों से निकाला जाता है और फिर बाद में जाकर इन गम्स को जो है वो सरकारी फैक्ट्रीज को बेचा जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और इंडिया का ओपीएम क्रॉप एकरेज जो है वो कुछ समय से, कुछ सालों से जो है वो गिरता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। और आज की डेट में बताया जा रहा है कि इसको जो है वो बढ़ाना है, इसकी पैदावार जो है वो बढ़ानी है, राइट। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसको हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं, बताया जा रहा है। तो हमारी डिपेंडेंसी है, जैसे कि कोडीन की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है। कोडीन जो होता है ये भी मेडिसिनल पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो कि अगेन ओपीएम से निकलता है। बट हम लोग सिर्फ एल्कलॉइड्स के लिए ही ओपीएम की खेती करते हैं, राइट। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ना, उनके फादर जो अभी मुझे फिजियोथेरेपी करवाते हैं, तो उनके फादर की और इवन उनका जो पूरा फैमिली बिजनेस है वो ओपीएम की खेती करने का ही है, यानी कि अफीम की खेती करते हैं वो लोग। बट वो पूरा गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करती है। जैसे कि आप और मैं, हम लोग जो है वो बिना लाइसेंस के ओपीएम की खेती नहीं कर सकते, अफीम की खेती नहीं कर सकते, करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इवन आपके पास अगर गांजा, चरस, ये सब अफीम वगैरह अगर पकड़ा गया, यानी कि आपकी जेब में है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये वाली चीज़ आप जानते ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है, राइट। तो इन सब चीज़ों की खेती होती है। और मैं एक और बढ़िया सी चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने जब अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछा था तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि वहाँ पर समय समय पर हर 7-8 दिन के अंदर बार बार जो है वो सरकारी अफसर आते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो मतलब रिकॉर्ड तैयार करते हैं, देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि वो पौधा जो है वो कितना बड़ा हुआ है, उसकी मतलब जो अफीम जो है वो उससे निकला है तो कितनी क्वांटिटी में निकला, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि जैसे कि कुछ एकड़ की प्लॉट हो गया या मतलब फार्म हाउस हो गया कुछ एकड़ का, तो वहाँ पर कितनी, यानी कि एकड़ के हिसाब से कितनी अफीम जो है वो निकलेगी, तो उनको पूरा अंदाजा रहता है, कैलकुलेटेड पूरी चीज़ होती है। और बताते हैं कि कैलकुलेशन के आधार पर ही वो पूरी चीज़ करते हैं। जैसे कि उन्होंने अगर वहाँ पर अफीम जो है वो बोने के लिए दिया
राइट। तो अफीम की अगर वहां पर खेती हो रही है तो उनको पता है कि 1 एकड़ की जमीन में कितना अफीम निकलेगा, राइट, अगर उसकी खेती होती है तो। ये पूरा मतलब आसान भाषा में उनको पूरा कैलकुलेशन उसका पता रहता है और कैलकुलेशन निकालते हैं। और मैंने जब सर से पूछा था फिजियोथेरेपी वाले कि सर अगर बाई चांस कम निकलता है तो क्या, तो बोलते हैं सख्त कार्रवाई करते हैं, फाइन वगैरह इंपोज कर देते हैं और इवन जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। तो मैंने कहा ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि किस स्मगलिंग होती है, राइट, पता ही होगा आपको इसके बारे में। तो ये है गाइस, अफीम की पैदावार को बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है कि सरकार कदम उठा रही है। अब गाइस बात करेंगे GSAP के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये मार्केट बूस्ट करने के पर्पस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आ रही है सेकंड मार्केट की जगह पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम 1.0। और ये यील्ड कर्व जो 2022 में होगा, फाइनेंशियल ईयर 2022 में होगा, राइट, तो उसके इवोल्यूशन के लिए ये चीज की जा रही है। मतलब यील्ड कर्व यानी कि हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़े, ग्रोथ हो हमारी कंट्री की, इसके लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य कर रही है। तो इसमें होगा क्या, तो इस प्रोग्राम के तहत सेंट्रल बैंक जो है वो परचेज करेगी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करेगी। जो गवर्नमेंट का बॉन्ड जो होगा वो 1 ट्रिलियन रुपीस का होगा या फिर 1 लाख करोड़ रुपए के गवर्नमेंट के बॉन्ड को परचेज करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आसान भाषा में गवर्नमेंट के बॉन्ड को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को पैसे देने वाली है, राइट, 1 लाख करोड़ रुपए देने वाली है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा बोरोइंग्स ऑलरेडी ले चुकी है, उधार वगैरह इधर उधर से ले चुका है बहुत सारी जगहों से, राइट, हमारी सरकार ने। और कोरोना वायरस के समय पर फिर भी कमियां हो रही है हमारी सरकार के पास पैसों की, फंडिंग की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार को ये फंडिंग प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि सरकार अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू रखे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखे, उसको फंड कंटिन्यूअसली करती रहे। और कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर शॉर्टफॉल होता है अमाउंट का, मनी का, रेवेन्यू से, तो इस पर्टिकुलर 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड से उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये जो GSAP 1.0 जो है ये प्रोवाइड कराएगा बॉन्ड मार्केट में और भी ज्यादा कंफर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की इस साल की बोरोइंग जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंश्योर ये चीज करना चाहती है कि इंडियन मार्केट में किसी भी प्रकार का डिसरप्शन ना हो, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी बाहर से लोन ले चुका है, हमें लोन को चुकाना भी है, रीपे भी करना है और साथ ही साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी कंटिन्यू रखना है। इसको आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे कि रोड बनाती है सरकार, है ना, सरकार रोड बनाती है, आपको पता होगा। अब अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं है उस रोड को बनाने के लिए तो क्या दिक्कत आएगी। पहली बात तो आप बोलोगे कि सर ना बनाए तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो बहुत सारी चीज होती है, एक तो रोड बनेगा तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम लोग को देखिए, रोड बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रक्स वगैरह जा सकेंगे, जरूरतमंद सामान जो है वो पहुंचाया जा सकेगा और अलग अलग एरियाज पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रोड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोड जब बनता है तो उसमें काफी सारे लोगों को जॉब्स मिल जाती है, राइट, लेबर्स को जॉब मिल जाती है। बट अगर सरकार रोड नहीं बनाएगी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अगर मद्दा कर देगी, खत्म कर देगी, कंटिन्यू नहीं रखेगी, तो लोगों की जॉब्स भी नहीं रहेगी, पहली बात तो। और दूसरी बात हमें ये चीज देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या वेलफेयर एक्टिविटीज में जो है वो रुकावट आ जाएगी, राइट। जैसे कि कहीं पर रोड बन रही है, अगर रोड नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उस जगह पर, उस क्षेत्र पर हेल्थ केयर बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी चीजें, बेसिक नीड्स का सामान नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब चीजें, राइट। और ये प्रोग्राम जो है वो रेपो रेट जो है और 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसके बीच के फासले को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेपो रेट किसके ऊपर आधारित होता है कि जितना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है उसके ऊपर आधारित रहता है। और आपको पता है कि रेपो रेट जो होता है, जिसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि रेपो रेट का मतलब आसान भाषा में ये होता है कि जो बैंक्स होती है, कमर्शियल बैंक जो होती हैं, वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती हैं तो उसको रेपो रेट कहते हैं। अब लोन सस्ता कब होगा, जब आरबीआई के पास पैसा होगा, राइट, तभी लोन जो है वो सस्ता होगा। तो इसको यही चीज पर देखा जा रहा है कि एक तो 10 साल का सरकारी बॉन्ड जो ऑब्वियस बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ है, जिसको 10 साल बाद जो है वो मैच्योरिटी हो जाएगी, जिसकी मतलब कि सरकार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस रीपे कर देगी इतना पैसा, है ना, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कंटिन्यूअस पैसा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास समय समय पर आता रहेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी निश्चिंत रहेगी कि किसी प्रकार से रेपो रेट को टाइट नहीं रखना है। क्योंकि कभी भी अगर बैंक को आवश्यकता पड़ती है फंडिंग की, लोन्स वगैरह की, तो बैंक आसानी से आरबीआई से लोन वगैरह ले सके, है ना। क्योंकि रेपो रेट में यही तो होता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेती है। और GSAP जो है वो ऑलमोस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन कैलेंडर का पर्पस सर्व करेगी, जो कि बहुत लंबे समय से बॉन्ड मार्केट की विश लिस्ट के अंदर थी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो ये जब
बिक्री होती है या खरीदारी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की या ट्रेजरी बिल्स की आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा एक कंट्री की, तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, राइट। जब भी सरकार की सिक्योरिटी जो है वो खरीदती बेचती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, तब उस पर्टिकुलर प्रक्रिया को, प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि मनी सप्लाई करना है इकोनॉमी में और उसको रेगुलेट करना है। जैसे कि इकोनॉमी के अंदर पोजीशन टाइट है, पैसा नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगी, सेंट्रल बैंक हमारी क्या करेगी, ये सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगी, राइट। परचेज करेगी सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को, ट्रेजरी बिल्स को, तो उससे क्या होगा, ये मार्केट में पैसा डाल देगी, जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। बट अगर लग रहा है कि यार लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगी, वो तुरंत बॉन्ड जो है वो रिलीज कर देगी और मार्केट से पूरा पैसा उठा लेगी। तो ये बेसिकली इवन मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन होती है ना, महंगाई दर जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। देखो, दो इस प्रकार के टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टूल जो है, जिससे कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, राइट, पैसे की क्वांटिटी के हिसाब से उसको रेगुलेट करने के हिसाब से ये इस टूल का उपयोग किया जाता है। तो आप मुझे कुछ एग्जांपल लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर। इकोनॉमिक्स की बेसिक सी चीज मैं पूछ रहा हूं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है टूल्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी के, इसके आप एग्जांपल्स लिखकर बताइए कि कौन से, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। एटलीस्ट 3-3 एग्जांपल तो जरूर दीजिएगा। और ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, राइट, उनके माध्यम से जो है वो डील करती है इसमें, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में परचेज और सेल करने के लिए। ये डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करती, मतलब पब्लिक जो है वो डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ना बॉन्ड परचेज कर सकती है ना उसको सेल कर सकती है, राइट। तो इसमें जो कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे आसपास नजदीकी जो बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो इनसे कांटेक्ट करके पब्लिक जो है वो इनसे बॉन्ड परचेज कर सकती है या फिर सेल आउट कर सकती है, राइट। या जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनको। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लिक्विडिटी के बीच में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, यानी कि किस प्रकार से इसमें डिफरेंशिएशन है। तो जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मतलब मॉनेटरी सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है, तो क्या क्या किया जाएगा, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में परचेज कर लेगी। यानी कि जिन भी लोगों के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो उनसे अप्रोच करवाएगी कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कि जो है वो लोग अगर अपना यानी कि बॉन्ड वगैरह जो है वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। गवर्नमेंट, आरबीआई जो है वो परचेज करना चाह रही है, या फिर इवन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर बॉन्ड देना चाहती है आरबीआई को, तो वो बॉन्ड ले सकती है, राइट। या फिर कई बार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या मिनिस्ट्रीज वगैरह के साथ जो है वो बैठक करके, बातचीत करके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो चर्चा मशवरा करके ये उनसे बोल देती है कि आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भेजो, ट्रेजरी बिल्स भेजो, हम आपको जो है वो पैसा प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि आरबीआई को पता लग जाता है कि यार मॉनेटरी सिस्टम बहुत टाइट चल रहा है और मार्केट में पैसों की आवश्यकता है और पोजीशन टाइट है, तो आरबीआई क्या करती है, बॉन्ड परचेज करके पैसा दे देती है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर ये बेच देती है जब उसको लगता है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो मनी सप्लाई जो है उसको बैंक के माध्यम से जो है वो कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो इनडायरेक्टली बैंकों के माध्यम से, कमर्शियल बैंकों के माध्यम से मनी सप्लाई को इस प्रकार से कंट्रोल करती है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि रेपो रेट को, राइट। इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो आरबीआई दो प्रकार की ओपन मार्केट ऑपरेशंस में काम करती है। एक है आउटराइट परचेस, इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये परमानेंट होता है। इसमें आउटराइट सेलिंग या बाइंग जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की नहीं होती। मतलब कि कुल मिलाकर ये वाली चीज हो गई कि एक बार जो है वो बॉन्ड आरबीआई ने परचेज किया या फिर एक बार जब बॉन्ड सेल किया आरबीआई ने, तो उनके पास सीधे सीधे पैसा आएगा, उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होगा किसी प्रकार से कि इतने समय बाद जो है वो आरबीआई वापस कर देगी बॉन्ड को या वापस ले लेगी पैसा। और ये चीज होती है रीपर्चेज एग्रीमेंट के अंदर। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, जैसे कि मेरे पास एक बॉन्ड है, ठीक है, जैसे कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो और मैं जो है वो कमर्शियल बैंक हूं और मैंने पब्लिक से कुछ बॉन्ड अपने पास लेके रखे हैं। अब मुझे चाहिए जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं एक कमर्शियल बैंक हूं और आप आरबीआई हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि यार मुझे थोड़ा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये वाला जो है वो मैं आपको ये डेट लिख कर दे रहा हूं कि इतनी तारीख तक या अगले महीने तक मैं आपको पैसे जो है वो रिटर्न कर दूंगा। मेरे पास इतने अमाउंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप ये रखो और इसकी मैच्योरिटी 10 साल की, बट मैं आपको अगले महीने ही जो है वो ये वापस परचेज कर लूंगा आपसे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये वाली डील हो जाती है या बहुत ही कम मार्जिन पर ये वाली डील
हो जाती है इस प्रकार से। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और रीपर्चेस के सब्जेक्ट के ऊपर आधारित ये होता है, यानी कि सामने वाले को कमिट किया जाता है, यानी कि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को कमिट करती है कि अगर मैं आपके पास बॉन्ड जो है वो रख रही हूँ, कमर्शियल बैंक बोलती है, तो उसके बदले में जो है वो आप मुझे मनी दीजिए और मनी जो है वो मैं आपको अगले महीने तक ट्रांसफर कर दूंगी वापस, तब आप मुझे वापस बॉन्ड दे दीजिएगा। तो ये इस प्रकार की भी कुछ हम लोग को डीलिंग्स देखने को मिलती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। क्लियर है आपको यहां तक बातें? अब डिस्कस करेंगे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बारे में। तो बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें पॉइंट आउट किया है सिविल डिफेंस पर्सनल्स को, जिन्हें दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज कही है कि दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के पास किसी भी प्रकार की पावर नहीं है, परमिशन नहीं है कि वो पुलिस बैरिकेड का उपयोग करते हुए लोगों को रोकें, राइट। और अगर लोग कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की पावर जो है वो दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के पास नहीं है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इवन जैसे कि लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते तो दिल्ली सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, राइट, किसी भी प्रकार से। तो ये चीज यहां पर कही गई है। तो पूरा मुद्दा क्या था, इशू ये था कि गाइस देखो, पेंडेमिक के समय पे बहुत ज्यादा काम किया था बेहतरीन तरीके से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने, तो उनकी काफी प्रशंसा भी हुई थी। बट कुछ केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि ये जो वॉलंटियर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, राइट। कई बार मारा पीटी भी हो जा रही है, लोगों के साथ भिड़ जा रहे हैं ये, राइट। तो ऐसी रिपोर्ट जो है वो कुछ मिली है दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं वो पब्लिक के ऊपर किसी भी प्रकार की जाति नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिक ने मास्क नहीं पहना है, किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है, तो उनके पास कोई पावर नहीं है उस व्यक्ति को के साथ छेड़खानी करने की या उनको कुछ भी कहने बोलने की या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। कार्रवाई में जैसे कि कई बार ऐसा भी हो रहा है कि खड़े होकर उनसे पैसे ले लिए जा रहे हैं, तो ये इस प्रकार की चीजें भी हो रही है, राइट। तो ये सब चीजें नहीं करना है। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट सामने आया था जिसमें जो है वो दिल्ली जो ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं ये जनरल पब्लिक के साथ जो है वो बदतमीजी करने लगे और मारपीट में उतर आए जनरल पब्लिक और दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आपस में भिड़ गए। तो ये ऐसा एक इशू आया था, राइट, इस प्रकार से। तो ये है कौन, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते कौन है, इन पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो दिल्ली के अंदर ये मैन और वुमेन दोनों हो सकती हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के कमांड के तहत जो है वो कार्य करते हैं, ये मैन और वुमेन, राइट, ये वॉलंटियर्स। और ओवरऑल कमांड जो है वो डिविजनल कमिश्नर के पास होता है, जो कि रिपोर्ट करते हैं डीएम को। तो डिविजनल कमिश्नर डीएम को रिपोर्ट करते और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो है उनके आदेश में जो है ये पूरा दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है वो कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो ये वॉलंटियर जो है इनको गवर्न किया जाता है सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत। और सिविल डिफेंस होते कौन है, तो नाम से ही हमारा सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग सिविल डिफेंस को डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा मेजर जो कि एक व्यक्ति को, प्रॉपर्टी को या प्लेसेस को इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट करता है हॉस्टाइल अटैक से, जैसे कि किसी प्रकार के अटैक से हमारी यानी कि ये जो दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, हमारी कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी प्लेसेस को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं हमारी कंट्री के। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी प्रकार का कॉम्बैट नहीं होना चाहिए, यानी कि दिल्ली जो ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं इनका कार्य जो होगा वो डिफेंस करने का होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का होगा, या फिर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का जो कार्य होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का होता है। ये लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, राइट। इनको सिर्फ ये है कि प्रोटेक्ट करना है प्लेसेस को, प्रॉपर्टी को और पर्सन्स को इंडिया के। और 2010 में अमेंड किया गया था इस पर्टिकुलर कानून को, सिविल डिफेंस एक्ट 1968 को, जिसमें बताया गया कि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की। इसके अलावा बेसिक रोल वॉलंटियर्स का क्या होता है, तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता करते हैं। पेंडेमिक के समय पे ये वॉलंटियर जो हैं ये फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं हॉटस्पॉट को स्क्रीन करने में और फूड्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पस के लिए, कि जो नीडीज के लिए फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये कार्य करते हैं, राइट। और पिछले कुछ महीनों में ये डीसीडी जो हम लोग को देखने को मिलती है, दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है इनको डिप्लॉय किया गया था सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए, कि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग रहे और भी दूसरे जो क्राउडेड प्लेसेस हैं या इवन वैक्सीनेशन साइट जो है जहां पर वैक्सीन वगैरह लगती है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, लोग बाग पालन करें कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का। तो इसके लिए उनको रखा गया था। बट अभी ये थोड़े से तेज चल गए, इनकी जैसी प्रशंसा की गई तो इन्होंने अपने आप को ही पुलिस मान लिया, राइट। अब देखो, पुलिस की ड्यूटी अलग होती है और वॉलंटियर्स की ड्यूटी अलग होती है, तो इन्होंने अपने आप को ही पुलिस मान लिया, इवन लोगों को डंडे भी चिपका दिए, तो ऐसी चीजें भी हुई, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर से रिलेटेड, जिसकी एक जनरल सी जानकारी आपको होनी चाहिए। गाइस, सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए एक इंसेंटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है
दो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का। देखो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की यहां पर बात हो रही है, इसके बारे में मैं आई थिंक कि आपसे करीब 10 से 15 बार तो आपको इसके बारे में पढ़ा ही चुका हूं, और ये पिछले एक साल में, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी स्कीम जिसमें टारगेट किया जाता है सरकार के द्वारा कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर, जैसे कि अभी यहाँ पर बात हो रही है सोलार सेक्टर की। कुछ समय पहले हमने मोबाइल के बारे में बात करी थी, मेडिसिन के बारे में बात करी थी, स्पेशली हमने बात करी थी, आपको शायद याद आ रहा होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने बात करी थी, एपीआई के बारे में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वैसे ही ये बात हो रही है सोलार सेक्टर के अंदर, और इसमें भी बाकायदा दो चीजों पर फोकस किया गया है। एक व्हाइट गुड्स के ऊपर जिसमें एयर कंडीशनर है और एलईडी लाइट्स है, और दूसरा हाई एफिशिएंसी सोलार फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में होता क्या है कि सरकार जो है वो मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है मैन्युफैक्चरर्स को, कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो सरकार बताती है तो उस पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करें, यानी कि उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करें, राइट। और अगर मैन्युफैक्चरर्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार उनको इंसेंटिव देती है। तो देखो, इंसेंटिव्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक तो सरकार जो है वो टैक्सेस में भी उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है, टैक्स में कटौती कर देती है कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड ईयर्स के लिए, या फिर वो जितनी सेल्स करते हैं उसके आधार पर कुछ परसेंटेज का उनको इंसेंटिव दे दिया जाता है, राइट। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार इस प्रकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आती है। तो वैसे ही ये सोलार एनर्जी सेक्टर के लिए ये स्कीम जो है बुलाई गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की दो स्कीम हम लोग को देखने को मिली, जिसके बारे में आपको बताया। तो डिटेल में बात कर लेते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में, हालांकि पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करनी है, और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस प्रकार से तैयार करना है कि ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सके हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। इसमें सेक्टोरल डिसेबिलिटीज को रिमूव करना होता है, इकोनॉमीज जो होती हैं उसको क्रिएट करना है स्केल पर, यानी कि अच्छी इकोनॉमी जो है वो बनानी है हम लोग को, यानी कि अच्छा कमाई करनी है, राइट, आसान भाषा में, और एफिशिएंसी को इंश्योर करना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और इसको डिज़ाइन किया गया है किस पर्पस के लिए? कि कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना है इंडिया के अंदर। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कई बार होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर मेडिसिन तो बनती हैं, बट मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई, तो वो रॉ मटेरियल होता है मेडिसिन को तैयार करने का, जिसको हम लोग चाइना से मेनली इंपोर्ट कराते हैं, राइट, ज्यादा मात्रा में। तो हम लोग डिपेंडेंट किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट के हर एक कंपोनेंट, पूरे के पूरे कंपोनेंट इंडिया में ही बनने चाहिए, राइट। तो इसको बेसिकली इस पर काम करने के लिए ये हम लोग को स्कीम देखने को मिलती है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, और ये हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन का इंटीग्रल पार्ट जो है वो उसको तैयार करना है इंडिया को, कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है वो पार्टिसिपेट करे और compete करे। और स्कीम जो है वो एक्सटेंड करती है 4 से 6% का इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड मेड इन इंडिया का इंसेंटिव, कि जो भी प्रोडक्ट्स, सामान इंडिया में जो बनते हैं तो 5 सालों के लिए उन सामान की जो बिक्री होती है उसका 4 से 6% का बेनिफिट जो है उनकी बिक्री का, ये प्रोवाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सरकार के द्वारा, तो इस स्कीम के थ्रू। और एडिशनल 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी का इंटीग्रेटेड सोलार फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो क्रिएट करना है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 17,200 करोड़ रुपए का सोलार फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। और डिमांड जो है वो 17,500 करोड़ रुपए की है 5 सालों की, जो बैलेंस ऑफ मटेरियल्स में जो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इतने अमाउंट का जो है वो सोलार एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे लगभग 30,000 लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1,20,000 लोगों को मिलेगी, राइट, इस इनिशिएटिव से, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और इसमें 17,500 करोड़ रुपए का हर साल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स को, तो उसको ये सब्सटीट्यूट कर देगी ये इनिशिएटिव, राइट। और हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया के अंदर करेंगे, तो हमारी कंट्री के अंदर जो सोलार फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट जो अभी तक नहीं हो रहा है, इस स्कीम के थ्रू जो है वो अब होना शुरू हो जाएगा। और भी काफ़ी सारे प्लेयर जो हैं वो इंसेंटिव को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए मोटिवेट होंगे, प्रमोट होंगे, और वो फिर इस एरिया पर, इस सेक्टर पर काम करेंगे, राइट। तो ये चीज़ इसकी हमें देखने को मिली है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई प्रोवाइड करा रही है
नाबार्ड को और भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो बताया जा रहा है कि अभी कोरोना वायरस के कारण से इकोनॉमिक रिवाइवल पूरा हो नहीं पाया, यानी कि इकोनॉमिक रिकवरी अभी हो नहीं पाई है, राइट, कोरोना वायरस के चलते। तो आरबीआई जो है उसने ये फैसला लिया है कि वो 50,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जो है वो फंडिंग या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगी सभी इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए बताया जा रहा है। इसकी डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि नाबार्ड जो है उसको स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी 25,000 करोड़ रुपए की मिलेगी एक साल के लिए, जिससे कि नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए सपोर्ट कर सके। गांव क्षेत्र में जो नॉन फार्म सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं एनबीएफसी के, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, तो इसलिए ये 50,000 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो 10,000 करोड़ रुपए की है, ये भी एक्सटेंड की जाएगी नेशनल हाउसिंग बैंक को एक साल के लिए, जिसके थ्रू हाउसिंग सेक्टर में सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। और सिडबी जो है उसको 15,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे एक साल के लिए, बताया जा रहा है, यानी कि और जिसमें कि वो सिडबी जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंडिंग प्रोवाइड करा सके। तो ये सब चीजें हैं इसकी, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। नाबार्ड की अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो नाबार्ड क्या है गाइस? तो ये एपेक्स डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड बैंक है, जिसको 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया था एक कानून के तहत, राइट। तो ये चीज हमें इसकी देखने को मिलती है नाबार्ड की। और मेन फोकस इसका क्या है? जो गांव क्षेत्र जो है, रूरल इंडिया जो है, उसको अपलिफ्ट करना, वहां पर क्रेडिट फ्लो जो है वो उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, कि पैसे वगैरह जो है या फाइनेंशियल फैसिलिटी जो है वो गांव क्षेत्र के लोगों को मिल जाए, राइट। और इसको सपोर्ट करना एग्रीकल्चरल और रूरल नॉन फार्म सेक्टर को, राइट, गांव क्षेत्र में। और इसको स्टैब्लिश किया गया था एक कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, जिस कमिटी के जो चेयरमैन जो थे, हेड जो थे, वो श्री बी शिवारमन थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नाबार्ड को किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर सेटअप किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है श्री बी शिवारमन कमेटी, राइट। और नाबार्ड ने रिप्लेस किया है एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट को और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। तो इन सब बॉडीज को रिप्लेस करके नाबार्ड को बनाया गया है। और ये बेसिकली मैटर कंसर्निंग पॉलिसी के ऊपर काम करती हैं, यानी कि जो भी ऐसी पॉलिसीज वगैरह जो होती हैं, मुद्दे वगैरह जो होते हैं, जो कि मतलब रूरल एरिया से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, और जो दूसरी एक्टिविटीज जो रूरल एरियाज के अंदर है, या एग्रीकल्चरल जो फील्ड जो है उससे रिलेटेड, या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो मुद्दे वगैरह जो होते हैं, स्पेशली क्रेडिट के, फाइनेंस के, तो उस पर ये पॉलिसीज बनाती है, उन मुद्दों पर बात करती है, डील करती है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन के तौर पर हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में सपोर्ट करती है ये, कि वहाँ पर रूरल एरियाज में फाइनेंसिंग वगैरह मिल सके, जिससे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप हो, राइट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स ये प्रिपेयर करती है, जिससे कि बैंकिंग इंडस्ट्री को गाइड किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके कि वो इस प्रकार के अपने जो क्वालिटेटिव टारगेट्स हैं उसको ये अचीव कर सकें, राइट। और इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स को ये सुपरवाइज करती है, उन पर निगरानी रखती है, हेल्प करती है उनकी कि वो एक अच्छी साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस जो है वो अडॉप्ट कर सके, डेवलप कर सकें, राइट। और ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर सकें, राइट। और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस को, और उनकी मदद करती है उनको कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराने में, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की, जहां पर उनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बिक सकें आसानी से, राइट। तो ये सब कार्य भी हम लोग को इसके देखने को मिलते हैं नाबार्ड के। और ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक गाइज। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर गाइज जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और हाईली रिकमेंडेड, आप अगर यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं, या 2021 के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इस टेस्ट सीरीज में आपको 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं। हर एक टेस्ट का आपको डिटेल सोल्यूशन दिया जा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट है। और खास बात यह है कि आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि हर दिन आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप वो कवर करते चलेंगे तो आपका पूरा सिलेबस जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोग के लिए है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंडेटरी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी 2021 में अपीयर हो रहे हैं उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। बाकी अगर आपका सीसेट कमजोर है तो आपके लिए सीसेट की क्लासेस अवेलेबल हैं। हिस्ट्री अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए हिस्ट्री की प्रॉपर क्लासेस अवेलेबल है, जिससे कि आपको पूरा हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आपका अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो हाईली रिकमेंडेड आप इस ऑप्शनल को ज्वाइन करें, राइट।
तो ये चीज़ आपको बतानी थी। और बाकी PDF पेड पैकेज भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की PDF और हैंडआउट नोट्स दिया जाता है। आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है PDF का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रीलिम्स स्पेशल की PPT PDF दी जाती है। एक अलग लेक्चर आपको दिया जो जाता है प्रीलिम्स स्पेशल का, तो उसकी भी आपको PPT इसी में कॉम्प्लीमेंट्री आधार पर प्रोवाइड की जाती है। और इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में। एक फैसिलिटी और अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको मंथली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं एक फैसिलिटी में। और एक ऑफर भी है जिसको आप ले सकते हैं। और अगर आपको पेड पैकेज को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आ रही है या ज्वाइन करने से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो 9713282838 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या SMS के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।